ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 31, 32, 33, 34, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि बर्निंग हेवन क्लेन का ग्रेट एल्डर फेन मुजी बता देता है कि युनचे का एक फैमिली मेंबर अभी यहीं है। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे बचाने के लिए वो जरूर लौट कर आएगा। फेन यीजुए कुछ कहने ही वाला था कि ग्रैंड एल्डर फेंजिया बीच में बोलता है, हाँ अब जो हो गया सो हो गया, और उसे फिर से बुलाने का सबसे आसान तरीका वही किडनैप्ड बेट है। बिग ब्रदर, इस बात पे और गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी मैंने देखा कि उस लड़के की चोट काफी गहरी है। ऊपर से अब उसे हम दोनों की एग्जिस्टेंस का भी पता चल गया है। वो तभी लौटेगा जब अपनी इंजरी को पूरा रिकवर कर लेगा। मतलब कम से कम 7 दिन तक नहीं आएगा। इस टाइम में हम अपने सेक्ट की हालत संभाल लेते हैं। फेन यीजुए चुप हो जाता है, वो भी इसके लिए मान जाता है। अब आगे वक्त धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन चुपचाप गुजर गया। युनचे भी पूरी तरह रिकवर हो गया। शाओलिंगसी जो उसके सीने से लगी हुई थी, उसकी इंटरनल इंजरी लगभग हील हो चुके थी। इसी वक्त उसने अचानक एक हल्की सी खांसी की और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। युनचे तुरंत उसकी हल्की हरकत महसूस करता है और फौरन अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है। जब शाओलिंगसी की आंखें खुली, सबसे पहले अंधेरा दिखा, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने युनचे को देखा और उसकी आंखों में एक साथ खुशी और चिंता चमक उठी। उसकी आंखों से आंसू बेपनाह बहने लगे। उसने जोर से अपने आप को उसकी बाहों में समेट लिया, उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोते हुए बोलती है, लिटिल चे, लिटिल चे, लिटिल चे। युनचे ने उसके गिरते आंसुओं को अपने हाथ से पकड़ लिया। युनचे उसे मजबूती से गले लगाता है और प्यार से कहता है, लिटिल आंट, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें और ग्रैंडफादर को मेरी वजह से इतना दुख और तकलीफ सहना पड़ा, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं तुम्हें और ग्रैंडफादर को कभी भी दुख महसूस नहीं होने दूंगा। शाओलिंगसी सिर्फ रोती है। शाओलिंगसी अपना सिर युनचे के सीने से चिपका देती है, अपने छोटे हाथों से उसका सीना पकड़ लेती है और चुपचाप उसकी कहानी सुनती है। उसका जिस्म एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था। युनचे अपनी कहानी धीरे धीरे सुनाता है। पिछले 3 सालों में जो कुछ भी उसने झेला था, सब कुछ एक एक करके बताता है। कब दिन ढल गया और रात हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। शाओलिंगसी आंखों में आंसू लेकर धीरे से कहती है, मुझे हमेशा पता था कि मेरा लिटिल चे इतना वर्दी है कि हेवन भी उसकी मदद करेगा। मुझे हमेशा पता था एक दिन वो आसमान में उड़ेगा और सब लोग सिर्फ उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। मुझे हमेशा पता था। उसकी आवाज खुशी भरी थी। कुछ समय के बाद युनचे एक चूल्हा सेट करता है और टेस्टी रैबिट ब्रॉथ यानी सूप बनाने लगता है। मांस की खुशबू हवा में फैल जाती है। आखिर कुछ समय में ही रैबिट ब्रॉथ रेडी हो गया, यानी सूप टाइप का संभाल लो इसको। उसने एक बोल में आधा सूप भर के ध्यान से उसे ठंडा किया और फिर शाओलिंगसी के सामने रखा, लेकिन उसने बोल उसके हाथ में नहीं दिया। युनचे कहता है, लिटिल आंट, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। शाओलिंगसी मुस्कुराती है और धीरे से युनचे के सीने पर गिर जाती है। अपनी चांद जैसी आंखों को आधा बंद करती है और अपने होंठ हल्का सा खोलती है। 1 चम्मच सूप उसके होंठों के पास लाया जाता है। सूप उसके मुंह में बह जाता है, थोड़ा उसके नरम होंठों पर चिपक जाता है। फिर वो अंदर जाता है और उसके शरीर में एक गर्मी फैल जाती है, जो न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसके दिल की तारों को भी गर्म करती है। इस सुकून भरे और गर्माहट वाले माहौल में उसने जल्दी से एक बोल सूप पी लिया। जब युनचे बोल दोबारा भरने ही वाला था, तभी उसने अचानक अपना चेहरा मोड़ा और उसकी हरकत एकदम रुक गई। उसने थोड़ी सी भौहें उठाई। शाओलिंगसी ने उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन को चेंज होता देखा तो नर्वस हो गई। उसने युनचे का हाथ कस के पकड़ लिया और घबराहट से बोली, लिटिल चे, क्या हुआ? युनचे उंगली से इशारा करता है और धीरे से कहता है, चुप रहो। थोड़ी देर में 2 इंसानों के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है, जो धीरे धीरे गुफा के पास आ रही थी। साथ ही उनकी बातें भी ज्यादा अच्छे से सुनाई देने लगती हैं। पहला आदमी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें इतनी रात को ब्लू फायर सिटी में छुपकर घुसना पड़ रहा है। साए, हमने इतने सालों तक ब्लू फायर रीजन पे रूल किया और यह पहली बार है जब हमें इतना दबाया गया है। दूसरा आदमी बोलता है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। युनचे की स्ट्रेंथ सच में बहुत खतरनाक है। वो एक मॉन्स्टर जैसा है। अगर ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड एल्डर समय पर नहीं आते तो बर्निंग हेवन क्लैन तबाह हो जाता और हम भी उनके साथ मर जाते। पहला आदमी बोलता है, ग्रैंड क्लैन मास्टर के हिसाब से युनचे शायद किसी सेक्रेड ग्राउंड का डिसेंडेंट है, वरना वो इतना पावरफुल नहीं होता।
हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में वो ब्लू फायर सिटी के अंदर छुपा हो सकता है? दूसरा आदमी बोलता है, पक्का नहीं, लेकिन युनचे को हैवी इंजरीज लगी हैं और उसकी प्रोफाउंड पावर भी बहुत ज्यादा खर्च हो गई है। उसे रिकवर के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए और 1000 मील के एरिया में सिर्फ ब्लू फायर सिटी में ही कंप्लीट सप्लाई है। छोटी जगहों की सप्लाई उसके लेवल के इंसान के लिए काफी नहीं होगी, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो यहीं छुपा हो। अगर हम उसकी जगह कंफर्म कर लेते हैं तो ग्रैंड क्लैन मास्टर खुद उसे मारने आएंगे। अभी उसकी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई होगी, इसलिए वो ग्रैंड क्लैन मास्टर के हाथ से नहीं बच पाएगा। कदमों की आवाज और पास आ गई। उनकी प्रोफाउंड ऑरा भी कमजोर नहीं थी। एक अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 5वें लेवल पे था और दूसरा 6ठे लेवल पे। ये दोनों शायद बर्निंग हेवन क्लैन के हॉल मास्टर्स या इंस्ट्रक्टर्स थे। उनकी बातों से युनचे समझ गया कि वो यहां क्यों घूम रहे थे। उनकी स्ट्रेंथ देखकर युनचे ने अपना चेहरा मोड़कर रिलैक्स्ड स्माइल के साथ बोलता है, टेंशन मत लो, ये सिर्फ 2 छोटे चूहे हैं जो गलती से यहां आ गए। देखो मैं कैसे इनका काम तमाम करता हूं। यह कहकर युनचे का बॉडी फ्लैश होता है और वो एक ही छलांग में गुफा के बाहर उतरकर सीधा उन दोनों के सामने लैंड करता है। उसकी अचानक अपीयरेंस ने दोनों आदमियों को डरा दिया। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, कौन है? पर जैसे ही उन्होंने युनचे का चेहरा देखा, उनकी आंखें फट गईं और जुबान रुक गई। युनचे ठंडी हंसी के साथ बोलता है, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। तभी उनकी विजन एकदम ब्लर हुई और उनके सीने पे एक भारी, जबरदस्त और खौफनाक अटैक लगा। बैंग! दोनों एक तिनके की तरह उड़ गए। राइट साइड वाला आदमी तुरंत मर गया और 6ठे लेवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म वाला मुश्किल से सांस ले रहा था। उसका अपर बॉडी कांप रहा था और उसकी आंखें युनचे की तरफ फड़फड़ा के देख रही थीं। युनचे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रोफाउंड हैंडल रिलीज किया। वो सीधा उस आदमी के माइंड में घुस गया और उस बर्निंग हेवन क्लैन के हॉल मास्टर की सारी यादें तेज रफ्तार से युनचे के दिमाग में इंटर करने लगी। स्पिरिट डोमेन में एक बहुत ही खौफनाक एबिलिटी एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था सोल सर्चिंग टेक्निक। इस टेक्निक से इंसान अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे के दिमाग में घुस सकता था और उसके सोल के अंदर की मेमोरीज को जबरदस्ती देख सकता था। लेकिन इस टेक्निक को एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यह सिर्फ उन लोगों पर काम करती थी जिनकी स्पिरिचुअल पावर यूजर से बहुत कम हो या फिर जो स्पिरिचुअल तौर पे बहुत कमजोर कंडीशन में हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस टेक्निक का यूज करना खुद एक बड़ा रिस्क था। अगर टारगेट को रिटेलिएट करने का मौका मिल जाए तो यूजर को इतनी खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती कि सोचना भी मुश्किल है। प्रोफाउंड हैंडल सिर्फ पावर से दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, बल्कि ये एक प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म लेकर किसी और के सोल के अंदर घुस भी सकता था। मतलब ये कि जो कुछ भी सोल सर्चिंग टेक्निक कर सकती थी, प्रोफाउंड हैंडल भी इजीली कर सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सोल सर्चिंग टेक्निक के कंपैरिजन में प्रोफाउंड हैंडल यूज करना बहुत इजी था और उसका कंजम्पशन भी कम था क्योंकि प्रोफाउंड हैंडल एक अलग एंटिटी था। इसलिए अगर वो किसी वजह से दिमाग सर्च करने में फेल हो जाता तब भी कोई खतरा नहीं होता। अब भी सामने जो बंदा पड़ा था उसकी स्पिरिचुअल पावर युनचे से बहुत कम थी और वो मौत के किनारे पर था। इसलिए उसकी मेमोरीज को प्रोफाउंड हैंडल से रीड करना युनचे के लिए बहुत इजी और स्मूथ था। कुछ ही देर में प्रोफाउंड हैंडल विथड्रॉ कर लिया गया और वो बंदा जमीन पे पड़ा रह गया। आंखें खुली की खुली रह गईं और उसने दोबारा कोई आवाज नहीं निकाली। उस बंदे का नाम था फेन जिजाई, जो बर्निंग हेवन क्लैन के 72nd हॉल का हॉल मास्टर था। वो 8 एल्डर का सबऑर्डिनेट था, 45 साल का था और उसका शरीर युनचे से मिलता जुलता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसकी प्रोफाउंड पावर भी युनचे की तरह अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के 6th लेवल पर थी। युनचे कहता है, यह तो सच में एक बड़ा गिफ्ट है जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। वो फेन जिजाई के चेहरे को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, फिर उसके कपड़े उतार के स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर डाल देता है। उसके बाद वो जमीन में एक बड़ा गड्ढा करता है, दोनों लाशों को अंदर लात मार के डाल देता है और ढक देता है। फिर युनचे वहां खड़ा रहकर दोबारा प्रोफाउंड हैंडल रिलीज करता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब उसकी नजर डीप ऑरेंज कलर्ड प्रोफाउंड हैंडल पे पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन में प्रोफाउंड हैंडल का कलर रेड होना चाहिए था, लेकिन अभी साफ साफ ऑरेंज था। वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? नॉर्मल कंडीशन में प्रोफाउंड हैंडल एडवांस्ड स्टेट में कैसे आ गया? फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्या ये ड्रैगन गॉड्स मैरो की वजह से है? वो तुरंत समझ जाता है कि सबसे सटीक आंसर यही हो सकता है। प्रोफाउंड हैंडल की स्ट्रेंथ आधी ब्लड वेसल से जुड़ी है और आधी प्रोफाउंड वेन्स से। जब इविल सोल गेट ओपन होता है तो प्रोफाउंड वेन्स की पावर रैपिडली इंक्रीज करती है और प्रोफाउंड हैंडल का कलर हाई लेवल हो जाता है। लेकिन अब ड्रैगन गॉड्स मैरो उसके ब्लड वेसल्स को चेंज कर चुका था। ड्रैगन गॉड्स ब्लड ने उसके ब्लड वेसल्स के कंपोजिशन को चेंज किया था और ड्रैगन गॉड्स मैरो ने उनकी एसेंस को चेंज कर दिया था।
ड्रैगन गॉड्स मैरो अभी भी उसके अंदर नया ब्लड प्रोड्यूस कर रहा था और धीरे धीरे उसके ब्लड वेसल्स ड्रैगन गॉड के इनकम्पैरेबली पावरफुल ब्लड वेसल्स के जैसे बन रहे थे। इस वजह से नेचुरली प्रोफाउंड हैंडल भी, जो ब्लड वेसल्स और पावर से लिंक्ड है, और ज्यादा फॉर्मिडेबल बन रहा था। नॉर्मल कंडीशन में प्रोफाउंड हैंडल रेड से ऑरेंज हो चुका था। शायद फ्यूचर में यह कलर और भी हाई लेवल्स तक बढ़ जाए, इतनी इजीली जैसे अभी ऑरेंज हुआ है। और जब इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स और ड्रैगन गॉड्स ब्लड वेन्स दोनों की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी, तब एक दिन प्रोफाउंड हैंडल हाईएस्ट लेवल तक इवॉल्व कर सकता है। जब युनचे माउंटेन गुफा के अंदर वापस आता है, तभी शाओलिंगसी तुरंत उसको गले लगाते हुए टाइट पकड़ लेती है और बोलती है, लिटिल चे, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? युनचे हंसता है और कहता है, हाँ, टेंशन मत लो। अभी पूरे ब्लू विंड एम्पायर में बस कुछ ही लोग हैं जो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। अभी के वो छोटे मोटे लोग मेरे सामने बिल्कुल मैच नहीं थे। चलो अब दोबारा अपना डिलीशियस खाना एंजॉय करते हैं। जो अभी हुआ उसे भूल जाओ। शाओलिंगसी का दिल शांत हो जाता है। वो सॉफ्टली बोलती है, मेरा लिटिल चे अब पूरी तरह से बड़ा हो गया है और इतना ऑसम बन गया है, लेकिन हे तुम अभी भी मेरे लिए बिल्कुल अलग नहीं लगते। युनचे हंसता है और कहता है, ऑफ कोर्स, चाहे अब तक जो भी हुआ हो, हम दोनों अभी भी एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज हैं। तो तुम मुझे कैसे अनफेमिलियर फील कर सकती हो? चलो अब अपना मुंह खोलो। वो एक चम्मच शाओलिंगसी के होंठों के पास ले जाता है। चम्मच में सूप था जिसमें युनचे ने अभी अभी थोड़ा ग्रे पाउडर चुपके से डाला था। जैसे ही शाओलिंगसी ने उसे निगला, उसे अचानक तेजी से थकावट फील होने लगती है। वो कमजोर सी आवाज में बोलती है, लिटिल चे, मुझे अचानक थोड़ा थका हुआ लग रहा है। युनचे सॉफ्टली कहता है, थकी हुई हो तो फिर अच्छी नींद ले लो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूं। शाओलिंगसी धीरे से बोलती है, हूं, और फिर उसका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है और वो गहरी नींद में चली जाती है। युनचे उसके स्लीपिंग फेस को देखते हुए कहता है, माफ करना लिटिल आंट, लेकिन टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। जब तुम उठोगी और आंखें खोलोगी, तुम्हें सबसे पहले मैं और ग्रैंडफादर दिखाई देंगे। युनचे गुफा से बाहर निकलता है और गुफा के एंट्रेंस को अच्छे से छुपा देता है। थोड़ी देर सोचता है, फिर स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर से ड्रैगन किंग्स ब्लड के 5 ड्रॉप्स निकालता है। उन्हें 10 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स के साथ मिक्स करता है, पानी में डिप करके रिफाइन करता है और 5 ड्रॉप्स फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड बना लेता है। वो स्नो फिनिक्स बीस्ट को बुलाता है और उसे सारे 5 ड्रॉप्स फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड खिला देता है। जैसे ही स्नो फिनिक्स ने फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड पी लिया, जो पहले बहुत ही कमजोर और थका हुआ था, उसने तुरंत एक हल्की सी चीख निकाली और दोनों पंख जोर से फड़फड़ाने लगे। युनचे सॉफ्टली कहता है, चनेर, ज्यादा वक्त नहीं हुआ पिछली बार और मैं फिर तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन इस बार ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें जरूर हिम्मत दिखानी होगी। वो गिल्टी फील करते हुए उसके पूंछ फेदर्स को सहलाता है। उसने स्नो फिनिक्स को प्रोफाउंड सील के अंदर डाल दिया और फैन जिजाई के कपड़े पहने। युनचे ने अपने बाल भी फैन जिजाई की तरह अरेंज किए, उसकी स्पेशल रिंग पहनी, फिर अपने चेहरे पर स्मीयर करना शुरू किया। कुछ ही देर में उसका फेस बिल्कुल फैन जिजाई जैसा हो गया। फिर बर्निंग हेवन क्लैन की तरफ बड़े कॉन्फिडेंस से चल पड़ा। सीन शिफ्ट होता है। बर्निंग हेवन क्लैन के मैन गेट पर 10 से ज्यादा लोग गार्ड कर रहे थे, जिनमें से कुछ कुछ थकावट से बार बार जम्हाई ले रहे थे। इसी वक्त एक आदमी जल्दी जल्दी भागते हुए वहां आया। उसके आने से तुरंत गेट गार्ड करने वाले डिसाइपल का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कठोर आवाज में पूछा, वहां कौन है? वो बंदा कहता है, मैं हूं, और अपनी चलने की चाल धीमी कर देता है। आवाज स्ट्रिक्ट और थोड़ी घमंडी सी होती है। गेट गार्ड डिसाइपल तुरंत रिस्पेक्ट से बोलता है, अरे तो ये 72nd हॉल मास्टर हैं, मेरा रूड बर्ताव माफ कीजिए। उसने बाउ करते हुए तुरंत साइड हो गया। दूसरा डिसाइपल पूछता है, 72nd हॉल मास्टर, आप तो 73rd हॉल मास्टर के साथ ब्लू फायर सिटी गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? फैन जिजाई, जो असल में युनचे था, बोलता है, ऑफ कोर्स मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले आया हूं, इसलिए एल्डर को रिपोर्ट करने वापस आया। तुम लोग बस यहां गार्ड ठीक से करो। अभी हमारा सेक्ट परेशानी में है, कोई भी अजनबी क्लैन के अंदर नहीं जा पाना चाहिए। यह बोल के वो सीधा 8th एल्डर के रेजिडेंस की तरफ निकल जाता है। क्लैन के अंदर हर जगह डिसाइपल्स पेट्रोल कर रहे थे, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। कोई भी उसे रोक नहीं पाया और युनचे सीधा 8th एल्डर फेन मोची के पवेलियन में पहुंच गया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का कहकर उसने आसानी से उनसे मुलाकात कर ली। फेन मोची अभी सोया नहीं था। उसने फेन जिजाई को देखकर गुस्से से पूछा, क्या हुआ? मैंने तुम्हें और जंगजी को ब्लू फायर सिटी जाकर चेक करने भेजा था कि युनचे वहां छुपा है या नहीं। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? फेन जिजाई हंसते हुए बोलता है,
रिपोर्टिंग टू एल्डर, ब्लू फायर सिटी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां के अपने पुराने दोस्तों से साउंड ट्रांसमिट करके युनचे के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कल दोपहर एक बड़ा स्नो वाइट बर्ड ब्लू फायर सिटी के ऊपर से गुजर के नॉर्थ साइड में लैंड हुआ था। उसके बाद किसी ने उस बर्ड को उड़ते नहीं देखा। मतलब युनचे ब्लू फायर सिटी के अंदर छुपा है। फेनमोची गुस्से में उठता है और कहता है, जैसे हमसे मजाक कर रहा है। बर्निंग हेवन क्लैन के सामने इतना बोल्ड होकर ब्लू फायर सिटी में लैंड कर गया। उसे लगता है हम उसका पीछा नहीं करेंगे। अब हमारे पास ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों हैं। अब देखते हैं वो कितना एरोगेंट बनता है। अंदर ही अंदर स्नीर करता है, फिर बोलता है, एल्डर, ब्लू फायर सिटी बड़ी जगह है। युनचे जरूर बहुत चौकन्ना होगा। उसका एग्जैक्ट ठिकाना ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए मैं सोचता हूं एक ट्रिक ट्राई करनी चाहिए। उसका एक फैमिली मेंबर ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन के लोएस्ट फ्लोर में बंद है। अगर मुझे उस इंसान की कोई चीज मिल जाए, जैसे कपड़े या एक पेंडेंट, तो मैं उसे ब्लू फायर सिटी के फेमस जगह पे रख दूंगा। शायद युनचे उसे देखकर बाहर आ जाए। बस ये मेरा एक छोटा आइडिया है। एल्डर, आप इंस्ट्रक्शंस दें। फेनमोची बोलता है, ये ट्रिक ऑब्वियस है, लेकिन युनचे अभी यंग है, इंपल्सिव और गुस्से वाला है। शायद इसके केस में ये इफेक्टिव हो। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन याद रखो तुम और जंगजी उससे डील नहीं कर सकते। अगर तुम्हें उसका ठिकाना पता चले तो तुरंत मुझे साउंड ट्रांसमिट करना। फेन जिजाई भी मान जाता है। असल में तो ये युनचे ही था जो फेन जिजाई का भेष बदल कर आया था, लेकिन इस चोमू एल्डर को थोड़ी ना पता है। फैन मोची उसे एक क्रिम्सन कमांड टैबलेट देता है और बोलता है, ये कमांड टैबलेट तुम्हें ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन के अंदर बाहर आने की परमिशन देता है। अब जल्दी जाओ। युनचे के भेष बदलने का यही कारण था। यही वो चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी। सब कुछ उसके इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्मूथली हो रहा था। उसने कमांड टैबलेट उठाया और सीधा ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन की तरफ निकल गया। फैन मोची वहीं रुककर अपने आप से थोड़ा बड़बड़ाता है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड निकालता है और बोलता है, क्लैन मास्टर, कंफर्म हो गया है कि युनचे ब्लू फायर सिटी में छुपा है। ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन बर्निंग हेवन क्लैन का इंटरनल प्रिजन यानी जेल था। यहां वो डिसाइपल्स बंद थे जिनसे बड़ी गलती हुई थी या जिन्हें क्लैन के दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाता था। कुछ लोग सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी यहां बंद होते थे। प्रिजन टोटल 7 फ्लोर्स का था। नीचे जाते जाते हर फ्लोर और डार्क और ग्लूमी होता था। नीचे के फ्लोर्स में इंपॉर्टेंट प्रिजनर्स और बड़े क्रिमिनल्स होते थे। जैसे ही युनचे प्रिजन के गेट पे आया, गार्ड ने रोककर कठोर आवाज में बोला, ये ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन इंपॉर्टेंट जगह है, तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं है। युनचे ने कमांड टैबलेट दिखाता है और कहता है, 8th एल्डर के हुक्म से मैं 7th फ्लोर जा रहा हूं, एक प्रिजनर के पास से कुछ लेने। गार्ड ने कमांड टैबलेट देखा और फिर इसके लिए मान जाता। फिर वो युनचे को उनके साथ चलने को कहा। 4 तलवार पकड़े हुए गार्ड्स उसके साथ साथ चलने लगे। जैसे ही युनचे अंदर घुसा, एक तीखी बदबू उसके सेंसेस पे अटैक करती है। नीचे जाते जाते बदबू और ज्यादा होती गई। उसके दिल में गुस्सा उबल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और गार्ड डिसाइपल्स के साथ धीरे धीरे नीचे उतरता रहा। सर्कुलर रास्ता पार करने के बाद आखिरकार वो ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन के 7th फ्लोर पर पहुंच गया। और जैसे ही वो 7th फ्लोर पर आया, उसकी आंखों के सामने सबसे पहले शाओलाई दिखे, जो सीधा 7th फ्लोर के प्रिजन गेट के सामने वाली सेल में बंद थे। शाओलाई ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन के एक कोने में टिके हुए थे। उनकी शक्ल बहुत ही थकी हुई लग रही थी। शाओलाई की ऑरा बहुत ही कमजोर थी। साथ ही उनके अंदर हल्की इंटरनल इंजरीज का असर था, लेकिन उनके शरीर पे कोई बड़ा निशान या घाव नहीं था। यह देखकर युनचे ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा सुकून फील किया। प्रिजन गार्ड डिसाइपल आगे आता है, भारी प्रिजन गेट खोलता है और सख्त आवाज में बोलता है, अंदर जाओ, जल्दी करना। युनचे की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो कहता है, जरूरत नहीं। उसके हाथ में ड्रैगन फॉल्ट आ चुका था और उसने तुरंत अटैक किया। बैंग की आवाज के साथ पूरा ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन हल्का सा हिल गया। चारों गार्ड्स तुरंत ड्रैगन फॉल्ट के अटैक से उड्डड़ियच गए और वहीं मर गए। ये सडन चेंज देखकर प्रिजन के 7th फ्लोर में तुरंत हंगामा मच गया। सभी बंद लोग आगे की तरफ चिल्लाने लगे। उसी वक्त बिल्कुल चुप शाओलाई ने अपना सिर उठाया। युनचे तेज कदम रखता है, एक हाथ से शाओलाई का बाजू पकड़ के इमोशनली चिल्लाता है, ग्रैंडफादर, मैं हूं तुम्हारा चेयर। यह कह के युनचे ने अपना असली चेहरा शाओलाई के सामने ला दिया। शाओलाई की धुंधली आंखों में तुरंत रोशनी चमक उठी। वो युनचे का हाथ जोर से पकड़ लेता है। पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांपने लगता है। चेयर, तुम
यूनचे कहता है, ग्रैंडफादर, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। बहुत कुछ कहना है मुझे, लेकिन अब भी टाइम सही नहीं है। पहले यहां से निकलना है। टेंशन मत लो, हम जरूर बच के निकल जाएंगे। लिटिल आंट सुरक्षित जगह पे हमारा इंतजार कर रही है। श्याओली भी मान जाते हैं। यूनचे ड्रैगन फॉल्ट से ऊपर की तरफ अटैक करता है। बूम 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 बूम। ऐसा लगता है जैसे जमीन आसमान एक साथ गिर गए हों। पूरा बर्निंग हेवन क्लैन हिल उठता है। रात की खामोशी तोड़ के हर जगह से अलार्म्ड क्राइज और शोर मच जाता है। सिर्फ एक स्ट्राइक में यूनचे ने पूरा 7 फ्लोर वाला ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन तोड़ के सीधा छेद कर दिया। वो एक छलांग में शाओलाई को उठाकर ऊपर आ जाता है, बर्निंग हेवन क्लैन के जमीन लेवल पर। जमीन फटने की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। वहां के डिसाइपल्स ने यूनचे को देखा तो उनका चेहरा तुरंत खौफ से बदल गया। यूनचे के हाथ के पीछे प्रोफाउंड सील लाइट इमिट करता है और स्नो फिनिक्स बीस्ट एक लंबी चीख के साथ सामने आता है। यूनचे तुरंत शाओलाई को उसके पीठ पे बिठाता है और कहता है, ग्रैंडफादर, अब लिटिल चैन आपको ले जाएगा। ये आपको सीधा लिटिल आंट के पास ले जाएगा। मैं अभी यहां रुकूंगा अपना पर्सनल हिसाब चुकता करने। टेंशन मत लो, 4 घंटे से ज्यादा नहीं, मैं तुम दोनों से दोबारा मिल जाऊंगा। यूनचे चिल्लाता है, लिटिल चैन, अभी तुरंत निकल जाओ। स्नो फिनिक्स हवा के झोंके की तरह उड़ जाता है और पल भर में ही यूनचे की आंखों के सामने से गायब हो गया। यूनचे स्नो फिनिक्स को दूर जाता देखकर चीयरफुल स्माइल देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसका चेहरा तुरंत कोल्ड और सीरियस हो जाता है। ड्रैगन फॉल्ट जोर से जमीन पर पड़ा और एक भयानक धमाके की आवाज हुई। उसके पैरों के नीचे से 10 से ज्यादा क्रैक्स तुरंत बाहर की तरफ फैल गए। क्रैक्स बर्निंग हेवन डिसाइपल्स तक पहुंच गए, जिससे वो सब डर के मारे पीछे हटने लगे। उनकी बेचारी शक्ल देखकर यूनचे जोर से हंसा और चिल्लाकर बोला, बिल्कुल सही, तुम्हारा ग्रैंड डैडी यून वापस आ गया है। यहीं खड़े रहो और मेरा इंतजार करो। मैं यूनचे कसम खाता हूं कि 1 महीने के अंदर बर्निंग हेवन क्लैन का नाम प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। यूनचे की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बर्निंग हेवन क्लैन में गूंज उठी। उसकी हंसी की गूंज के साथ ही उसने ड्रैगन फॉल्ट वापस लिया और तेजी से साउथ डायरेक्शन की तरफ भाग गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि आसमान से एक आवाज आई, कमीने लड़के, आज रात मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तू समझता क्या है, कहां भाग रहा है? आवाज के खत्म होते ही 2 काले शैडोज आसमान से नीचे आते हैं और यूनचे के पीछे भयानक स्पीड से भाग पड़े। इन दोनों में से एक बर्निंग हेवन क्लैन का ग्रैंड क्लैन मास्टर फेन यिजुए था और दूसरा ग्रैंड एल्डर फेन जिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फेन दुआनहुन और एल्डर्स का ग्रुप भी ड्रैगन कन्फाइनिंग प्रिजन के ऊपर आता है। जो कुछ वहां हुआ था देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। फेन मोजी कहता है, क्लैन मास्टर, हमें ग्रैंड क्लैन मास्टर को सपोर्ट देना चाहिए। फेन दुआनहुन हाथ उठाकर कहता है, जरूरत नहीं, मेरे फादर और ग्रैंड एल्डर की स्ट्रेंथ इतनी है कि उन्हें हमारी मदद बिल्कुल नहीं चाहिए। कल ही उसने भयानक चोट खाई थी। मैंने सोचा नहीं था कि वो फिर से आने की हिम्मत करेगा। इस बार फादर और ग्रैंड एल्डर दोनों साथ हैं, वो बच के नहीं निकल पाएगा। यूनचे जैसे ही बर्निंग हेवन क्लैन से बाहर निकला, तुरंत 2 भयानक ऑरा उसके पीछे आ गई। वो 1 सेकंड के लिए रुका, फिर हल्की सी हंसी दी। उसने सोचा भी नहीं था कि बर्निंग हेवन क्लैन के ये एक्सपर्ट जो मरने का नाम ही नहीं लेते, दोनों एक साथ उसके पीछे आएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया था। यूनचे ने ड्रैगन फॉल्ट हैवी सोर्ड को स्टोरेज रिंग में रख लिया। उसकी स्पीड बिजली की तरह तेज हो गई और दोनों एम्परर प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स उसके पीछे रह गए। तीनों शैडोज, एक आगे 2 पीछे, रात के अंधेरे में भागते जा रहे थे। दोनों की ऑरा यूनचे पे चिपकी हुई थी। जैसे जैसे चेस बढ़ती गई, दोनों और ज्यादा शॉक होने लगे। कल ही उन्होंने देखा था कि यूनचे घायल था और अभी सिर्फ 1.5 दिन हुआ था। फिर भी वो आज इतना रिकवर हो गया कि उन्हें अभी तक भगाते रख रहा था। कब पता ही नहीं चला, 30-40 किलोमीटर का रास्ता पार हो गया, लेकिन यूनचे और उनके बीच का डिस्टेंस वही 100 मीटर्स का था। और अब यूनचे एक अजीब घने जंगल के पास पहुंच गया। फेन यिजुए गुस्से से चिल्लाता है, कमीने लड़के, तुमने हमारे बर्निंग हेवन क्लैन के साथ जो किया है, आज रात मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। चाहे तू दुनिया के कोने में भी भाग जाए, तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। यूनचे पलटकर चिल्लाता है, सिर्फ तुम लायक भी नहीं हो। वो अपने दौड़ के बीच में अचानक घूमता है। ड्रैगन फॉल्ट के साथ एक वुल्फ का फैंटम आवाज के साथ निकलता है। एक स्काई वुल्फ स्लैश सीधा दोनों लोगों की तरफ जाता है। एक बड़ा वुल्फ का फैंटम आसमान में उछलता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि दोनों के चेहरे तुरंत बदल गए। दोनों डरे हुए तुरंत अलग अलग साइड में उड़ते हुए बचे।
वुल्फ की फैंटम उनके बिल्कुल नजदीक से गुजरी और उस खौफनाक एहसास ने उनके जिस्म के सारे बाल खड़े कर दिए। उन्हें साफ साफ फील हुआ कि अगर वो डायरेक्ट इस अटैक से टकरा जाते तो वो सीरियस इंजर्ड हो जाते। उनके इस पैनिक डॉज ने उनके ऑरा लॉक में 1 सेकंड का गैप बना दिया। यूनचे ने तुरंत इस चांस का फायदा उठाया और साउथ की तरफ दौड़ता हुआ जंगल के अंदर तेजी से घुस गया। फैन यीजुए गुस्से से चिल्लाया, अभी भी सोचता है कि तू हमारे हाथ से बच जाएगा। दोनों ने तुरंत यूनचे की ऑरा लॉक की और फिर से तेज स्पीड से चेस करना शुरू किया। रात के अंधेरे में उनका शैडो गायब हो गया और उसी वक्त यूनचे जंगल के किनारे से कैजुअली बाहर आता है। उसने अपनी ऑरा फ्रोजन क्लाउड वॉल टेक्निक से छुपा रखी थी। वो देखता है उस डायरेक्शन में जहां दोनों एम्परर प्रोफाउंड एक्सपर्ट भाग गए थे। हाँ, सही समझे। फैन यीजुए और फैन जिया जो चेस कर रहे थे वो बस उसका प्रोफाउंड हैंडल था। यूनचे बर्निंग हेवन क्लैन की तरफ मुड़ता है और फुल स्पीड से वहां जाने लगता है। थोड़ी ही देर में दूर से जंगल के अंदर आग के शोले आसमान तक उठते दिखने लगे। जंगल के अंदर फैन यीजुए और फैन जिया, जिन्होंने यूनचे की ऑरा खोदी थी, एक खास तरीका यूज करके लॉक हुआ यूनचे निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने पूरा जंगल आग लगा दिया। सीन शिफ्ट होता है जैसे ही यूनचे की सोर्ड ने जमीन हिलाई और बर्निंग हेवन क्लैन के अंदर दिखाई दी। सब लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने नरक का भूत देख लिया हो। सबके होश उड़ गए। फैन मोजी चिल्लाता है, ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड एल्डर कहां हैं? सिर्फ तू क्यों आया है? यूनचे हंसते हुए बोलता है, ओह, तुम उन 2 बेवकूफों की बात कर रहे हो। पता नहीं कौन से जंगल में आग से खेल रहे हैं। यह बोल के यूनचे का चेहरा और आवाज एकदम डार्क हो गई। ड्रैगन की चीख के साथ उसने ड्रैगन फॉल्ट घुमा दिया। फैन दुआनहन चिल्लाता है, रोको इसे। लेकिन क्लेन त्वा के एल्डर कुछ कर पाते उससे पहले ही यूनचे के अटैक से आई स्टॉर्म वाली पावर सीधा 5 एल्डर्स पे गिर गई। फैन दुआनहन साउंड ट्रांसमिशन जेड पकड़कर चिल्लाता है, फादर आप कहां हो? यूनचे दोबारा क्लैन के अंदर आ गया है। यह बोलने के बाद रिप्लाई आने से पहले ही एक डेथ वाली फीलिंग उस पर छाई। उसने यूपर देखा तो यूनचे की सोर्ड सिर्फ 15 मीटर उससे दूर थी, जिसे देखकर एकदम से 1 दर्जन से ज्यादा फायरी ड्रैगन्स अलग अलग डायरेक्शन से यूनचे पर गए और उसके शरीर से लगते ही फट गए। लेकिन वो स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट्स की पावर भी यूनचे को सिर्फ 1 पल रोक पाई। चोट एक भी नहीं लगी। यूनचे ने फ्लेम्स काट दी और बिना देखे ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी चला दिया। बूम की आवाज गूंजी। सोर्ड की पावर और उसका फोर्स इतना था कि 4 बर्निंग हेवन ब्लेड्स टूट गए। 4 एल्डर्स खून थूकते हुए 30 मीटर दूर गिरे और उठ ही नहीं पाए। एक लंबी ब्लेड जो पर्पल फ्लेम में जल रही थी यूनचे के पीछे से उसके सिर की तरफ अटैक हुई, लेकिन यूनचे बिल्कुल नहीं हिला। जैसे ही वो आधा फुट दूर थी, यूनचे ने लाइटनिंग की स्पीड से ब्लेड पकड़ ली। एक तेज चीखने जैसी आवाज हुई और ब्लेड की फ्लेम वहीं खत्म हो गई। वो एल्डर जो छुपकर अटैक कर रहा था उसकी आंख फट गई। यूनचे ने ब्लेड का आधा टुकड़ा उल्टा उसी पे फेंक दिया जो उसके जिस्म को छेद कर जमीन में गड़ गया। फैन मोजी चिल्लाता है, 19th ब्रदर, यूनचे मैं तुझे मार दूंगा। अपने भाई को ऐसे मरते देख उसकी आंखें लाल हो गईं। डर खत्म हो गया और वो पागल होकर अपना ब्लेड फेंककर ब्लड रेड क्लॉ बना के यूनचे की छाती की तरफ दौड़ा, जिसे देखकर यूनचे केवल कोल्डली स्माइल करता है। ब्लड क्लॉ जैसे ही ड्रैगन फॉल्ट से टकराया वो तुरंत बिखर गया। यूनचे ने सोर्ड को हल्का घुमाया और सीधा फैन मोजी पे अटैक किया। ड्रैगन फॉल्ट सीधा फैन मोजी की छाती पर लगा और उसकी डजन से ज्यादा रिब्स टूट गईं। वो पतंग की तरह उड़ के नीचे गिरा, खून उड़ाते हुए। उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो गए और वो वहीं मर गया। ग्रेट एल्डर फैन मोली के बाद अब सेकंड एल्डर फैन मोजी भी यूनचे के सोर्ड से खत्म हो गया। पूरा क्लैन कांप गया। सिर्फ 30 सांसों के अंदर यूनचे ने 3 एल्डर्स और एक पवेलियन मास्टर को मार दिया और 8 और घायल हो गए। जो डिसाइपल्स एल्डर से नीचे थे उनमें से ज्यादा मर गए क्योंकि वो यूनचे की सोर्ड की शॉक वेव भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। फैन दुआनहुन गुस्से में चिल्लाता है, यूनचे तू बहुत ज्यादा कर रहा है। यूनचे चिल्लाता है, ज्यादा तुमने किया है। तुम बर्निंग हेवन क्लैन बार बार मेरी जान लेने आए और मैं फिर भी तुम्हें माफ करता रहा, लेकिन तुमने मेरी फैमिली को छुआ और अब बोलते हो मैं हद कर रहा हूं। बकवास। यूनचे अपनी सोर्ड फैन दुआनहुन की तरफ पॉइंट करके बोलता है, मेरे लिए तुम्हारे पूरे क्लैन का एक भी बंदा मेरे एक फैमिली मेंबर के एक बाल के बराबर नहीं। मेरे ग्रैंडफादर और लिटिल आंट को छूने की हिम्मत की तुमने। अब मैं तुम्हारा पूरा क्लैन मिटा दूंगा। फैन दुआनहुन का चेहरा सफेद हो गया। वो गुस्से में चिल्लाता है, सपना देख रहा है तू। बर्निंग हेवन क्लैन की 1000 साल की विरासत है। अकेला तू हमें खत्म नहीं कर सकता।
सभी एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स अपनी पूरी पावर लगाओ। ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड एल्डर जल्दी वापस आ रहे हैं। बर्निंग हेवन फायर उठा और रात का आसमान पर्पल रेड लाइट से भर गया। हर एल्डर और पवेलियन मास्टर की प्रोफाउंड फायर इकट्ठी होकर युनचे को पूरा कवर कर गई। युनचे हंस के बोलता है, तुम बर्निंग हेवन क्लैन वाले फायर से खेलना पसंद करते हो ना? तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं असली फायर से खेलना किसे कहते हैं। ऐसा बोलते हुए युनचे उछल के ऊपर गया। स्टार स्कोचिंग डीमन लोटस टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसने अपना सबसे बड़ा फीनिक्स फायर लोटस रिलीज किया। आसमान में वो लोटस खिलता है और 300 मीटर तक फैल जाता है। लाल आग ने 300 मीटर के एरिया को पूरी तरह कवर कर लिया। फायर लोटस की हीट इतनी ज्यादा थी कि जिन एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स ने जिंदगी भर फायर से खेला था उनके चेहरे भी बदल गए। जो थोड़ा फास्ट रिएक्ट कर गए, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बॉडी के आसपास डिफेंस बैरियर बनाया और 300 मीटर के एरिया से भागने लगे। दूर से देखो तो एक बहुत बड़ा फायर लोटस आसमान में खिल रहा था। जैसे ही वो नीचे गिरा, एक सी ऑफ फायर यानी आग का समुद्र बन गया जो हर चीज को बर्बाद करता गया। टेम्परेचर ने पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को कवर कर लिया, जैसे वो सब लोग हेल फायर में भुन रहे हों। जो डिसाइपल्स समय से भाग नहीं पाए वो तुरंत कोयला बन गए। चीखने का भी चांस नहीं मिला। फेन यीजुए और फेंजिया जो 15 किलोमीटर दूर थे, उन्होंने साफ साफ आसमान को लाल होता देखा। दोनों एक साथ अपनी स्पीड मैक्स पर कर दी और उस तरफ बढ़ने लगे। युनचे फायर लोटस के बीच से ऊपर उड़ा, फेन जिजाई की यादें चेक की और सीधा फेन जुएचेंग के घर की तरफ गया। बैंग की आवाज के साथ सिटी डिस्ट्रॉइंग पवेलियन की दीवार एक अटैक में ही टूट गई। युनचे ने एक ही नजर में फेन जुएचेंग का सफेद पड़ा चेहरा देखा। फेन जुएचेंग बोलता है, युनचे तू, पर उसे आगे बोलने का चांस ही नहीं मिला। युनचे ने उसका कॉलर पकड़ लिया जैसे कोई मुर्गा काटने जा रहा हो। ड्रैगन फॉल्ट उसके हाथ से गायब हो गया। युनचे एक झटके में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भाग गया। पीछे सिर्फ चीखने की आवाज आई, जो आवाज थी यंग मास्टर की। जब तक फेन यीजुए और फेंजिया वापस बर्निंग हेवन क्लैन आए, पूरा क्लैन तबाह हो चुका था। फीनिक्स फायर अभी भी जल रही थी। युनचे कब का गायब हो गया था और साथ ही यंग मास्टर फेन जुएचेंग को भी ले गया। फेन यीजुए पूरा कांप गया, उसके मुंह से खून आने वाला था। उसका गुस्सा पूरे बर्निंग हेवन वैली में गूंज गया। युनचे, जब तक मैं फेन यीजुए जिंदा हूं, मैं तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। युनचे नॉर्थ की तरफ गया और उस जगह पहुंचा जहां वो शाओलिंगसी के साथ छुपा था। स्नो फिनिक्स गुफा के एंट्रेंस पे गार्ड कर रहा था। जैसे ही युनचे आया, उसने खुशी से चीख मारी। युनचे गुफा के अंदर गया और देखा शाओली को शाओलिंगसी प्रोटेक्ट कर रही थी। और इसी वक्त शाओलिंगसी, जो गहरी नींद में थी, अपनी आंखें खोलती है। सीन आगे बढ़ता है। रात खत्म हो गई। सुबह की रोशनी धीरे धीरे छाए। ब्लू फायर सिटी की गलियां बिल्कुल शांत थीं। सिर्फ गार्ड्स पेट्रोल कर रहे थे। इसी वक्त एक फियर्स ज़ेफर बर्ड सिटी के ऊपर उड़ रहा था। उसके ऊपर एक 17-18 साल का जवान लड़का बैठा था जो काफी परेशान लग रहा था। ब्लू फायर सिटी की शांति देख के वो हैरान हो गया। मिड एयर में रुक गया, कुछ सोचा और फिर अपना सिर पीटते हुए बोला, ओ राइट, मुझे अब याद आया कि मेरे पास उसका साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रिंट है। वो जवान लड़का अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाल के टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है। थोड़ा सोच के वो धीरे से बोलता है, बॉस, मैं लिटिल जाई बोल रहा हूं। मैं अभी ब्लू फायर रीजन पहुंच गया हूं। मुझे पता है तुम्हारी और बर्निंग हेवन क्लैन की फाइट के बारे में। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? टैलिस्मैन धीरे धीरे डिसअपियर हो गया और थोड़ी देर बाद युनचे की आवाज आई, तू कहां है? लिंगजी खुश हो गया और तुरंत जवाब दिया, मैं ब्लू फायर सिटी के ऊपर हूं। तुम कहां हो? मैं तुम्हें मिलने आ सकता हूं। युनचे की आवाज फिर आई, मैं ब्लू फायर सिटी से साउथ में 10 किलोमीटर दूर हूं। तू जैसे ही पास आएगा मैं तुझे मिलने आ जाऊंगा। मुझे वैसे भी तेरी मदद चाहिए। लिंगजाई एक्साइटेड होकर बोलता है, मैं अभी आया। उसने जेड रख दिया और फियर्स ज़ेफिर बर्ड को साउथ की तरफ उड़ा दिया। दूसरी तरफ युनचे शाओलाई और शाओलिंगसी को लेकर बर्निंग हेवन वैली से निकल गया और धीरे धीरे ब्लू फायर सिटी के पास आया। तभी उसे अचानक लिंगजी का साउंड ट्रांसमिशन मिला। थोड़ी देर बाद नॉर्थ की तरफ से फियर्स ज़ेफिर बर्ड की चीख सुनाई दी और लिंगजाई का रिलीज किया हुआ ऑरा युनचे को महसूस हुआ। युनचे, जो शाओलिंगसी के साथ सुबह की ठंडी हवा एंजॉय कर रहा था, तुरंत खड़ा हो गया और उसके हाथ से स्कारलेट फिनिक्स फ्लेम्स इग्नाइट हो गई। फियर्स ज़ेफिर बर्ड तेज स्पीड से नीचे आया और उसके पास आने से पहले ही लिंगजिए बेसब्री से नीचे जंप कर गया। वो दौड़ते हुए युनचे के सामने आया और चिंतित होकर बोलता है, बॉस, तुम ठीक हो? लिंगजिए ने युनचे के पास खड़ी शाओलिंगसी और थोड़ा दूर शाओली को देखा।
वो पहले थोड़ा ब्लैंक हो गया, फिर सरप्राइज और खुशी से बोलता है, ये दोनों, ये वही फैमिली मेंबर्स हैं ना जिन्हें बर्निंग हेवन क्लैन ने किडनैप किया था। तुमने दोनों को बचा लिया। वाह बॉस। युनचे मुस्कुरा के कहता है, हाँ, ये मेरे ग्रैंडफादर हैं और ये मेरी लिटिल आंट और ये मेरा लिटिल ब्रदर जी है, हेवनली सोर्ड विला का सेकंड यंग विला मास्टर लिंग जाए। लिंग जाए आगे बढ़कर बोलता है, नमस्ते ग्रैंडपा स्याओ। नमस्ते लिटिल आंट, मैं लिंग जी हूं, आप मुझे लिटिल जी बुला सकते हो। तभी एक आवाज आती है, यंग विला, मास्टर लिंग, बचा लो मुझे, बचा लो। लिंग जी ने आवाज की तरफ देखा तो झाड़ियों में फेंजुएचेंग पड़ा हुआ था। उसके कपड़े और बाल मैसी थे, हाथ पैर कांप रहे थे और उसके प्रोफाउंड वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फेंजुएचेंग आंखों में आशा के साथ कहता है, मुझे बचा लो, बचा लो। हमारी 4 मेजर सेक्ट्स एक ही जड़ से हैं। बर्निंग हेवन क्लैन और हेवनली सोर्ड विला हमेशा क्लोज रहे हैं। प्लीज तुम्हें मुझे बचाना होगा। लिंग जी ऑकवर्ड होकर कहता है, ये युनचे मेरा बॉस है, पर तुम और मैं इतने फेमिलियर नहीं हैं, तो बॉस के हाथ से तुम्हें बचाना मेरे लिए सही नहीं होगा। फेंजुएचेंग की थोड़ी सी बनी हुई आशा तुरंत निराशा में बदल गई। इसके बाद युनचे लिंग जी से पूछता है कि वो यहां क्यों आया था, तो लिंग जाई बता देता है कि वो युनचे की हेल्प करने आया था बर्निंग हेवन क्लेन से निपटने के लिए। फिर युनचे लिटिल जी से हेल्प मांगता है कि वो उसके ग्रैंडफादर और उसकी लिटिल एंट को ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पहुंचा दे। उसकी की बातों को सुनकर शाओ लिंगसी युनचे का हाथ पकड़कर बोलती है, लिटिल चे, तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? युनचे उसका हाथ पकड़ के पीछे से ग्रिप करता है, दोनों को देखकर कहता है, लिटिल जाय हेवनली सोर्ड विला का यंग विला मास्टर है, उसके साथ तुम दोनों सुरक्षित हो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक। मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं जरूर तुमसे सुरक्षित और सलामत मिलूंगा। शाओ लिंगसी धीरे से बोलती है, उसकी आंखों में आंसुओं की नमी आ जाती है। तुम बर्निंग हेवन क्लैन से डील करने के लिए रुक रहे हो ना? लेकिन हम तो पहले ही बच गए हैं। तुम फिर से खुद को डेंजर में क्यों डाल रहे हो? बर्निंग हेवन क्लैन इतना पावरफुल है, मुझे डर लगता है। युनचे हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं बर्निंग हेवन क्लैन को और साथ ही सारी दुनिया को दिखाना कि अगर उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर या मेरी लिटिल आंट को छूने की भी कोशिश की तो उनका अंजाम क्या होगा। मैं बर्निंग हेवन क्लैन को मिटाकर पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि तुम्हें छूने का नतीजा क्या होता है। शाओ लिंगसी रोने लगती है और शाओली की तरफ देख के कहती है, पापा, आप लिटिल चे को समझाओ, मुझे डर लगता है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। शाओलाई हल्का सा सांस लेकर बोलते हैं, इस बात पर मैं चेयर का फैसला सपोर्ट करता हूं। शाओली धीरे धीरे कहते हैं, बर्निंग हेवन क्लैन को अब इतना प्रेस किया जा चुका है कि अगर चेयर अभी रुक भी जाए तो भी वो उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। चेयर की ग्रोथ मेरे लिए एक सपने जैसी है। अब मैं उसका ये रूप देख रहा हूं, तो अगर मैं अभी मर भी जाऊं मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बेटा, अपना दिल जो चाहे वो करो। लिंगसी और मैं इंपीरियल सिटी में तुम्हारा वेट करेंगे। युनचे बार बार अपना सिर हाँ में हिलाता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन थोड़ा हेजिटेट करता है। ग्रैंडफादर, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको अभी बताऊं या नहीं। शाओली धीरे से मुस्कुराते हैं, चेयर, मेरी जिंदगी में मैंने अपने शरीर पर भी अनेक जख्म झेले हैं और अपने दिल पर भी। अब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं सह न सकूं। जो भी बात है बेटा, खुल के बताओ। युनचे ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, ग्रैंडफादर, मुझे पता चल गया है कि कौन था जिसने मेरे माता पिता का शिकार किया था और जिसने अंकल शाओ को मारा। यह सुनते ही चाओली का पूरा शरीर कांप गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। काफी देर के बाद वो मुश्किल से अपना सिर घुमाकर कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें कातिल मिल गया? शाओ लिंगसी जल्दी से बोलती है, सच में? कौन है जिसने मेरे भाई को मारा था? युनचे थोड़ा सोचता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, ग्रैंडफादर, मैं जानता हूं कि इतने सालों से आपकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी, लेकिन जिस पावरफुल फोर्स ने अंकल शाओ को मारा था वो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। आपको मेंटली तैयार रहना होगा। लिंग जे सुनते ही हिल जाता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत फेंजुएचेंग को खींचकर उठाता है और कहता है, मैं अपने फियर्स ज़ेफर बर्ड को खिलाने जा रहा हूं, जब निकलना हो तो बुला लेना। और फिर वो फेंजुएचेंग को दूर खींच ले जाता है और अपनी सुनने की एबिलिटी भी ब्लॉक कर देता है। शाओली का सीना तेज उठने लगता है। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करता है और बोलता है, बोलो, इतने 10 साल से मैं नींद में भी यही सोचता रहा हूं कि मेरे बेटे को किसने मारा।
चाहे जो भी हो। युनचे सिर हिलाता है और धीमी आवाज में बोलता है, ग्रैंडफादर, आपने कभी 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स के बारे में सुना है? शाओली थोड़ा रुकता है, फिर उसका चेहरा बदल जाता है। उसने ये नाम पहले सुना था अपने बेटे शाओयिंग के मुंह से। उसे पता था कि ये पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े 4 पावरफुल फोर्सेस हैं, ऐसी एग्जिस्टेंस जो सबको नीचा देखते हैं। उनकी पावर 4 मेजर सेक्ट्स से बहुत ऊपर है। लोग इनका नाम भी मुश्किल से सुनते हैं। सॉलेई शौक में बोलता है, मत कहो कि मेरे बेटे का कातिल वो है। युनचे गंभीर आवाज में कहता है, असल में मुझे एग्जैक्ट बंदा नहीं पता जिसने अंकल शाओ को मारा, लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि वो बंदा माइटी हेवनली सोर्ड रीजन से था, जो 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स में से एक है। यह सुनकर शाओले की आंखें और हाथ दोनों कांपने लगते हैं शौक में। शाओलिंगसी अभी भी कंफ्यूज होती है और धीमी आवाज में बोलती है, माइटी हेवनली सोर्ड रीजन। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 7 नेशंस में ब्लू विंड एम्पायर सबसे छोटा और सबसे कमजोर था। वो डिवाइन फिनिक्स एम्पायर को हर साल टैक्स भी देता था, और 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स तो उन 7 नेशन से भी ऊपर की एग्जिस्टेंस थी। डिवाइन फिनिक्स एम्पायर भी उनसे पंगा लेने की सोच भी नहीं सकती थी। उनके सामने सब इंसान बस चींटी की तरह थे। तो फिर यह बदला कैसे लिया जाए, किस चीज से लिया जाए? इसी तरह कुछ समय तक और युनचे और शाओलाई के बीच बातचीत होती है। युनचे बता देता है कि उसकी मुलाकात उसके असली ग्रैंडफादर से हो चुकी, और वो ये भी बता देता है कि उसके असली माता पिता, जिनका पीछा माइटी हेवनली सोर्ड रीजन वाले कर रहे थे, इसकी वजह से उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा। और साथ ही उनके साथ जो अंकल शाओ यानी शाओली के बेटा का बेटा अभी जिंदा है, यानी उसका असली पोता अभी जिंदा है, और वो युनचे के असली माता पिता के साथ रह रहा होगा। युनचे की बातें शाओली के कानों में गरजती हुई बिजली की तरह लगती हैं। उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं और उसकी पहले से मुरझाई हुई नजर में एकदम से जिंदगी की रोशनी चमक उठती है। वो दोनों हाथों से युनचे के कंधे पकड़ता है, पूरे जिस्म के कांपते हुए बोलता है, जो तुम कह रहे हो वो सच है। वो सच है क्या? युनचे हां में सिर हिलाता है। शाओली एकदम से जम जाता है और पल भर में उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू भर जाते हैं। युनचे धीमी आवाज में आगे बोलता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने असली माता पिता से मिलूं, और वो भी चाहता होगा कि अपने असली परिवार से मिले। इसीलिए ग्रैंडफादर, आपको स्ट्रांग रहना होगा। आपका असली पोता अभी भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। शाओली के चेहरे पर आंसू बहते रहते हैं, लेकिन उसकी आंखों का रंग एकदम बदल जाता है। अब वो ज्यादा एनर्जेटिक लगती है। वो जोर से सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है। युनचे अंदर ही अंदर सुकून की सांस लेता है। वो लिंगजाई को वापस बुलाता है और शाओली और शाओलिंगसी को फियर्स ज़ेफिर बर्ड पर बिठाता है। शाओलिंगसी कपड़ों का कोना पकड़कर टेंशन में बोलती है, लिटिल छे, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, और सबसे ज्यादा खुद को किसी बड़ी मुसीबत में मत डालना। और अगर तुम बर्निंग हेवन क्लेन को सच में डिस्ट्रॉय कर पाए तो फेन जुएचन नाम के आदमी को छोड़ देना। जिसे सुनकर युनचे हैरान होता है, फिर पूछता है कि ऐसा क्यों। तो शाओलिंगसी बता देती है कि चाहे फेन जुएचन ने उसे और ग्रैंडफादर को बर्निंग हेवन क्लेन लाया था, लेकिन जब फेन जुएचन उसकी इज्जत लूटने के लिए आया था, तभी फेन जुएचन ने उसे रोका था। शाओलिंगसी की बातें सुनकर युनचे का दिल एकदम से गुस्से से भर जाता है और वो तीखी नजर से फेन जुएचन की तरफ घूरता है। उसके अंदर किलिंग इंटेंट उभरने लगता है, लेकिन वो अपनी पूरी विल पावर लगाकर उसे सप्रेस करता है और कहता है, समझ गया, मैं उसे छोड़ दूंगा। फियर्स ज़ेफिर बर्ड धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, लेकिन लिंगजे अभी भी जमीन पर ही रहता है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो युनचे की तरफ देखकर बोलता है, बॉस, इस बार तुम बर्निंग हेवन क्लैन को सच में पूरा खत्म करने वाले हो? युनचे बिना झिझक के सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था, जो भी मेरे फैमिली को हाथ लगाएगा उसका यही अंजाम होगा। कोई बचाव की जगह नहीं। लिंगजे धीमी आवाज में बोलता है, एक बात है जो शायद मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। मेरे ग्रैंडफादर का बर्निंग हेवन क्लैन के ग्रैंड क्लैन मास्टर फेन यीजुए के साथ कभी दोस्ती थी। मैंने अपने ग्रैंडफादर को ज्यादा बार नहीं देखा, लेकिन मेरे फादर कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर दोस्ती और वफादारी को बहुत वैल्यू देते हैं। मुझे डर है कि अगर बर्निंग हेवन क्लैन इतना नीचे गिर गया तो शायद मेरे ग्रैंडफादर एक्ट करें। 10 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के मिडिल स्टेज पर थे, और अभी भी पूरे ब्लू विंड एम्पायर में उन्हें नंबर 1 एक्सपर्ट माना जाता है। बर्निंग हेवन क्लैन के ग्रैंड क्लैन मास्टर फेन यीजुए की पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसके 3 भी होते तब भी वो मेरे ग्रैंडफादर को हरा नहीं पाते। अगर मेरे ग्रैंडफादर ने एक्ट किया तो मुझे डर है। ये बोलते बोलते वो जोर से सिर हिलाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं।
जो भी हो बॉस, तुम ध्यान रखना। यूनचे भी हाँ में सिर हिलाता है। लिंग जाए फियर्स ज़ेफिर बर्ड पर छलांग लगाकर उसके पीठ पर चला जाता है। फियर्स ज़ेफिर बर्ड अपने पंख फैलाता है और हवा को चीर के ऊपर उड़ जाता है। उस सायन रंग की परछाई को दूर जाते देखकर यूनचे की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो गहरी सोच में डूब जाता है। यूनचे ने पहले कभी कभी कांग युए के मुंह से लिंग जाए के ग्रैंडफादर के बारे में सुना था, जिनका नाम सोड सेंट लिंग तियानी था, जो अभी का ब्लू विंड एम्पायर का नंबर 1 एक्सपर्ट है। सीन शिफ्ट होता है बर्निंग हेवन क्लैन के ग्रेट असेंबली हॉल में। 33 पवेलियन मास्टर्स और 27 एल्डर्स में से सिर्फ 22 लोग आए और उनमें से भी आधे से ज्यादा घायल थे। दिल में दुख के साथ सब एक दूसरे को देखते रहे। तभी फेन यिजुए हॉल में आया ही था कि बाहर से घबराई हुई आवाज आई, क्लैन मास्टर, बुरा हो गया, बुरा हो गया। फेन दुआनहुन खड़ा होता है और कहता है, इतना घबरा क्यों रहा है? वो बंदा बोलता है, वो यंग क्लैन मास्टर, अभी इस वक्त उन्हें ब्लू फायर सिटी के सिटी गेट पे लटकाया गया है। सब एल्डर्स शॉक में खड़े होते हैं। फेन दुआनहुन का दिमाग घूम जाता है। फेन यिजुए चिल्लाता है, बकवास। उसके जिस्म के बोन्स क्रैक की आवाज करते हैं। वो वायलेंट गुस्से में बाहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन सेक्ट के बाहर पैर रखते ही वो रुक जाता है। दांत भींचकर जोर से कहता है, यूनचे बहुत चालाक है, ये टाइगर को माउंटेन से दूर खींचने का ट्रैप हो सकता है। जिया, तुम यहीं रुको। फेनजिया हाँ में सिर हिलाता है। अगले पल फेन यिजुए हवा में उड़कर सीधे ब्लू फायर सिटी की तरफ दौड़ता है। फेन दुआनहुन और एक दर्जन एल्डर्स उसके पीछे थे। ब्लू फायर सिटी के सिटी गेट पर इस वक्त लोगों की भारी भीड़ थी। शोर मचा हुआ था। गेट के ऊपर एक आदमी लंबी रस्सी से लटकाया हुआ था। उसके सारे कपड़े उतरे हुए थे, बाल उलझे हुए थे, जिस्म बिल्कुल ढीला और बेजान जैसा लग रहा था। दोनों आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन कभी कभी मसल्स का कांपना प्रूफ था कि वो अभी जिंदा है। लोग और ज्यादा भीड़ में आने लगते हैं। सब जब लटके हुए आदमी को पहचानते हैं तो उनकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि वो आदमी सब जानते थे। वो था बर्निंग हेवन क्लैन का यंग क्लैन मास्टर फेन ज्वेचेंग। ये खबर साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मन्स के जरिए ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक भी फैल गई। तभी अचानक साउथ की तरफ से एक तेज हवा आती है और एक जबरदस्त प्रेशर छा जाता है। लोगों की सांसें रुक जाती हैं, जैसे उनके सीने पर पहाड़ रखा हो। सब साउथ की तरफ देखने लगते हैं। एक छोटा सा ब्लैक डॉट आसमान में दिखाई देता है, लेकिन एक पल में ही वो तेज रफ्तार से बड़ा हो जाता है। यह था फेन यिजुए। वो अपनी फुल स्पीड से आता है। गेट पर पहुंचते ही उसने फेन ज्वेचेंग को नंगा लटका हुआ देखा। नीचे भीड़ का समुंदर उन पर उंगलियां दिखाता और बातें करता जा रहा था। फेन यिजुए की आंखें फट जाती हैं। उसका सीना गुस्से और बेइज्जती से फटने वाला था। फेन यिजुए जानवर की तरह चिल्लाता है, आ! उसके रोर के साथ उसका पूरा बदन आग से भड़क उठता है। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और फेन ज्वेचेंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो सिर्फ 15 मीटर दूर था, नीचे से एक फिनिक्स शेप्ड फ्लेम आसमान की तरफ उछलती है, सीधा फेन यिजुए के चेहरे की तरफ। फेन यिजुए खून से लाल आंखों के साथ पीछे हटता और एक जोर का पाम स्ट्राइक मारकर फ्लेम को हटा देता है, लेकिन उसकी आंखें नीचे उस फिगर पर चिपकी रह जाती हैं। यूनचे आराम से ड्रैगन फॉल्ट को घसीटता हुआ बाहर आता है। उसके हर एक कदम के साथ नीचे का मार्बल ग्राउंड फट जाता है और गहरा फुटप्रिंट रह जाता है। उसने ऊपर हवा में खड़े फेन यिजुए को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम आखिर आ ही गए। इतनी देर तक मुझे इंतजार करवाया। लगता है तुम्हें अपने इस पोते की भी कोई अहमियत नहीं लगती। फेन यिजुए का सीना तेज सांस लेता है। उसके अंदर गुस्सा और किलिंग इंटेंट उमड़ता है। वो चिल्लाता है, कमीने लड़के, मैं खुद तेरी हड्डी चूर कर धूल बना दूंगा। यूनचे जोर से हंस पड़ता है, हा 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 हा। फेन यिजुए गुस्से से बोलता है, किस बात पे हंस रहा है तू? यूनचे कहता है, मैं हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हारी बर्निंग हेवन क्लैन एक ग्रुप है बेवकूफों का। अगर सच बोलूं तो मेरे पास करने को बहुत काम थे और तुमसे पंगा लेना मेरे टाइम के लायक नहीं था, लेकिन तुमने ही जिद करके मुझे अपने दरवाजे तक खींच लिया। अब जो हालत हुई है तुम्हारी, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। और तुम क्या तुम्हें लगता था मैं तुमसे दूर इसलिए रहता था क्योंकि मैं तुमसे डरता हूं? फेन यिजुए कहता है, शायद 10 साल बाद मैं तुझसे डरा हुआ मानता, लेकिन अभी के तुझमें मेरी सामने अकड़ दिखाने लायक भी क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अफसोस, तुझे 10 साल जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज मैं तुझे खुद खत्म करूंगा। यूनचे कहता है, मुझे नहीं पता मैं 10 साल जी पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे यह पक्का पता है कि तुम 10 दिन से ज्यादा जीने वाले नहीं। जैसे ही यूनचे की आवाज खत्म होती है, वो तेज रफ्तार से आगे दौड़ता है। ड्रैगन फॉल्ट से निकली सोर्ड लाइट
तूफान बनके फेन यीजुए की तरफ जाता है। फेन यीजुए चिल्लाता है, कमीने, आज मैं तुझे दिखाता हूं बर्निंग हेवन क्लैन को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। उसने अपनी हथेली घुमाई और 3 बड़ी फ्लेम की लपटें हवा में अपीयर हुई जो युनचे के अटैक को धीमे कर देते हैं। फेन यीजुए जोर से चिल्लाता है, बर्निंग हेवन फ्लेम, पैरेटिक हेल। उसके पूरे शरीर से पर्पल फ्लेम्स निकलती हैं। उसके काले बाल हवा में सीधे खड़े हो जाते हैं। आग की लहरें आसमान को भर देती हैं, जैसे खुद हेल से फ्लेम्स टपक रही हों। ये फ्लेम्स पिंजरा बनाकर युनचे को घेर लेती हैं, आसमान को ढक लेती हैं। सिटी गेट के सामने लोग घबरा जाते हैं और चीख उठते हैं। वो पर्पल फ्लेम्स इतनी दूर होने के बावजूद सबको ऐसे महसूस होता है जैसे उन्हें लावा में डाल दिया गया हो। उनके जिस्म जलने लगते हैं। सब डर के मारे पीछे भागते हैं, लेकिन आंखें फाड़कर ये सीन देखते रहते हैं, क्योंकि शायद दोबारा उन्हें ऐसा बैटल देखने का मौका न मिले। फेन यीजुए चीखता है, अभी तुझे पता चलेगा असली बर्निंग हेवन फ्लेम क्या होता है। मैं तुझे ऐसे जलाऊंगा कि तेरी हड्डी की राख भी नहीं बचेगी। मर जा। युनचे ड्रैगन फोल्ट को पकड़कर खड़ा रहता है, 1 इंच भी नहीं हिलता जब तक कि वो पर्पल फ्लेम्स उसे निगल नहीं लेते। तब युनचे जोर से चिल्लाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है ड्रैगन की गरज के साथ। युनचे के आसपास की पर्पल फ्लेम्स शैटर्ड हो जाती हैं, छोटी छोटी अंगारों में बिखर जाती हैं। युनचे वहीं खड़ा होता है, बिना एक बाल जले। उसने हंसकर मजाक बनाया, ओह, तो ये है तुम्हारा बर्निंग हेवन फ्लेम। मैंने आखिर देख लिया। हंसी आ रही है कि मेरे पेट दर्द हो रहा है। हा 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 हा। फेन यीजुए की आंखें शॉक से बाहर निकल जाती हैं। उसने अपनी हथेली टाइट पकड़ी और एक लाल रंग की बड़ी लॉन्ग ब्लेड निकल आई जो 9 फीट लंबी थी। उसके ब्लेड का बॉडी फ्लेम्स में लिपटा हुआ था। इस ब्लेड का नाम था एब्सोल्यूट फ्लेम। बर्निंग हेवन क्लैन के पास केवल 2 स्काई प्रोफाउंड वेपन्स में से एक। इससे यूज करके फायर प्रोफाउंड आर्ट्स और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। फेन यीजुए कहता है, मुझे लगभग याद ही नहीं रहा था कि तू फीनिक्स फ्लेम्स इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए फ्लेम्स से नहीं डरता। तो अब मैं तुझे बर्निंग हेवन ब्लेड से मारूंगा। उसका शरीर तेज स्पीड से नीचे आता है और वो ब्लेड से स्ट्राइक करता है। ब्लेड से 15 मीटर लंबा फ्लेम बीम निकलता है जो युनचे की तरफ तेज रफ्तार से आता है। बैंग 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 की आवाज होती ड्रैगन फोल्ट उस बीम से टकराता है और दोनों के बीच सिर्फ एक पल में 10 बार से ज्यादा टकराव होता है। पर्पल फ्लेम्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। कलीजन की आवाज इतनी तेज थी कि दूर से सुनने वालों के कान फटने को थे। युनचे जोर से चिल्लाता है, ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी। ड्रैगन फोल्ट हवा में स्विंग होता है और उसकी पावर तुरंत एक्सप्लोड करके ब्लेड बीम पर टकराती है। बैंग! 15 मीटर का ब्लेड बीम शैटर्ड हो जाती है। ड्रैगन फोल्ट की बची हुई पावर आसमान की तरफ भड़कती है और सीधा फेन यीजुए की तरफ जाती है। फेन यीजुए ठंडी आवाज में स्नॉट करता है और पाल्म स्ट्राइक से उस पावर को उड़ा देता है। उस पल के साथ ही उसके पीछे एक पर्पल फ्लेम का बड़ा सा गोला दिखाई देता है। युनचे के आसपास भी एक बड़ी सी पर्पल रिंग बन जाता है। फेन यीजुए जोर से चिल्लाते हुए अपना डोमेन एक्टिवेट करता है, बर्निंग हेवन। फेन यीजुए कहता है, तुम वैसे तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन चाहे तुम्हारी कॉम्बैट पावर एम्परर प्रोफाउंड रियल्म की ही क्यों ना हो, तुम कभी भी थ्रोन के डोमेन का सामना नहीं कर पाओगे। बर्निंग हेवन डोमेन। आग की लहरों ने युनचे को घेर लिया और पर्पल फ्लेम्स आसमान तक फैल गए। फेन यीजुए के जोर से चिल्लाने के साथ ही युनचे की आंखों के सामने का पूरा वर्ल्ड एकदम पर्पल हो गया। वो पर्पल फ्लेम्स हर तरफ फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक ऐसे वर्ल्ड में बंद कर दिया हो जिसमें सिर्फ रेजिंग फ्लेम्स और जलकर राख हो जाना का रूल था। पूरे ब्लू फायर सिटी का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। दूर से देखा जाए तो लग रहा था जैसे आसमान में एक एक्स्ट्रा पर्पल सूरज आ गया हो। पर्पल फ्लेम्स की रोशनी ने आसमान और सूरज दोनों को ढक लिया था और आसपास की स्पेस भी इतनी गर्म हो गई कि डिस्टॉर्ट होने लगी। लोग चिल्लाते हैं, ये डोमेन है। क्या ये वही डोमेन है जो सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रियल्म कल्टीवेशन लेवल में रिलीज होता है? मैंने खुद लेजेंडरी डोमेन अपनी आंखों से देखा। युनचे अब पूरी तरह से डोमेन में बंद है। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, इस डोमेन में जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बर्निंग हेवन डोमेन एक प्योर अटैक टाइप डोमेन था। यह डोमेन कास्टर के आसपास नहीं बनता था, बल्कि दुश्मन के आसपास बनता था। उसे फ्लेम वर्ल्ड में लॉक कर देता था। युनचे का बॉडी जो डोमेन में लॉक था हिलता है और तेज स्पीड से आगे डैश करता है, लेकिन फ्लेम्स का वर्ल्ड खत्म ही नहीं होता। पूरी स्पीड में डैश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ईविल गॉड की पावर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए चाहे ये फ्लेम्स 10 गुना स्ट्रांग भी होती, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। युनचे रुकता है
और जोर से हंसते हुए बोलता है, फेन यजुए, क्या तुम सोचते हो कि एक छोटा सा डोमेन मुझे ट्रैप कर लेगा? तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वो जोर से चिल्लाता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर एक सोर्ड स्ट्राइक आगे की तरफ ब्लास्ट करता है। सोर्ड बीम 3 मीटर से ज्यादा वाइड था, जो आगे की रेजिंग फ्लेम्स को तोड़ देता है। बूम! जहां ड्रैगन फॉल्ट लगा, वहां फ्लेम्स में 3 मीटर से ज्यादा का एक बड़ा वॉइड बन गया। हेवी सोर्ड का बचा हुआ फोर्स उस वॉइड को मेंटेन करता रहा, जिससे आसपास की फ्लेम्स उसमें फैल ही नहीं पाई। यूनचे अपना बॉडी ट्विस्ट करता है, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडोज मूवमेंट टेक्निक का यूज करके हर जगह डैश करता है डोमेन के अंदर। हर जगह जाते ही उसकी हेवी सोर्ड एक बड़ा रंबलिंग साउंड करती है। कुछ ही पल में यूनचे ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स लगाए और पूरे फ्लेम वर्ल्ड को गैप से भर दिया। बैंग 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 बैंग, क्रिस्टल टूटने जैसी आवाज आई और हेवीली डैमेज्ड बर्निंग हेवन डोमेन फाइनली यूनचे के लास्ट सोर्ड स्ट्राइक से पूरी तरह शैटर हो गया। पर्पल फ्लेम्स चारों तरफ बिखर गए और आसपास की स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगी। फेन यजुए शॉक में कहता है, तुमने मेरा डोमेन डिस्ट्रॉय कर दिया। जब उसने यूनचे को शैटर्ड डोमेन से बाहर निकलते देखा, वो यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि यूनचे जो डोमेन में इतने टाइम तक बंद था, वो 1% भी इंजर्ड नहीं था। फेन यजुए का बॉडी हिलता है। वो कहता है, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। इस पल फेन यजुए के दिल में पहली बार एक छोटा सा डर पैदा होता है। ये डर कि शायद वो यूनचे के हाथों सच में हार जाए। यूनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा डोमेन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फेन यजुए एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड उठाता है। उसकी आवाज में ठंडी और डेंस किलिंग इंटेंट भरी होती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ वैसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है और तुम सच में डिजर्व करते हो कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करूं। यूनचे के होंठों पर डिसडेनफुल स्माइल आती है। वो कहता है, हो, ये ऐसे लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो कि अभी तक तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज ही नहीं की। फेन यजुए एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड उठाकर ठंडी आवाज में बोलता है, लगता है मैंने शुरू से ही गलती की। शायद तुम्हारे पास फीनिक्स की ब्लड लाइन होने की वजह से तुम्हारा फायर लॉज में कंट्रोल मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे है। तुम्हें ऑर्डिनरी प्रोफाउंड फायर से नुकसान पहुंचाना मुश्किल है और मुझे प्रोफाउंड फायर से तुमसे लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए थी, वरना एक छोटा सा अर्थ प्रोफाउंड रेल्म प्रैक्टिशनर एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के पावर का सामना कैसे कर पाता। वो जोर से चिल्लाता है और एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड ऊपर से नीचे स्लैश करता है। इस बार ब्लेड पर कोई फ्लेम नहीं थी, सिर्फ 3 फुट लंबी एक ब्लेड बीम थी। सिर्फ एक प्लेन स्ट्राइक होने के बावजूद किलोमीटर दूर खड़ी भीड़ को भी ऐसा फोर्स फील होता है जो पहाड़ और दरिया को 2 टुकड़ों में काट सकती हो। यूनचे अब तक फेन यजुए से इसीलिए निपट पा रहा था क्योंकि उसे प्रोफाउंड फायर से बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो थ्रोन की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को हल्का ले सकता है। एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड की ट्रैजेक्टरी देखकर उसकी आईब्राउज थोड़ी सी सिकुड़ती है और वो अपनी सोर्ड से उसका सामना करता है। सोर्ड और ब्लेड की टकरार से एक ऐसी रोशनी फैलती है जो आंखों को चुभ जाए। दोनों एनर्जीज कोलाइड होकर आसमान तक एक वॉर्टेक्स बनाती है और आसपास की जमीन बिल्कुल चीर दी जाती है। पत्थर, रेत और धूल हर तरफ उड़ जाते हैं। दूर खड़े फाइट देखने वाले को भी इतना बड़ा इंपैक्ट फील होता है कि उनका खून बॉडी के अंदर हिल जाता है। सबको अपनी प्रोफाउंड एनर्जी यूज करके खुद को बचाना पड़ता है। जो थोड़े कमजोर होते हैं वो सीधा हवा में उड़ जाते हैं। यूनचे लगातार 7-8 कदम पीछे हटता है। ड्रैगन फॉल्ट जमीन पर गड़कर एक लंबी खाई बना देती है और उसके पैर के नीचे के पत्थर रेत बन जाते हैं। फेन यजुए हवा में हिलता है और अचानक रुककर ग्रे शैडो के साथ स्पीड से यूनचे के पास आ जाता है। एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड से वो बहुत सारे ब्लेड फैंटम निकालता है जो यूनचे को घेर लेते हैं। ज़ज़! ब्लेड बीम स्पेस और अर्थ दोनों को चीर डालती है और जमीन पर हजारों क्रॉस ब्लेड मार्क्स बन जाते हैं। यूनचे एक एक करके पीछे हटता है। हर ब्लेड बीम में एम्परर प्रोफाउंड रेल्म की असली पावर होती है। चाहे उसका बॉडी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर उसे इन स्ट्राइक्स ने टच किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो यूज करके यूनचे का फिगर एक घोस्ट की तरह ब्लेड बीम्स के बीच ड्रिफ्ट करता है, लेकिन उसके पास काउंटर अटैक का मौका ही नहीं होता। कुछ पल में ही फेन यजुए हजारों स्ट्राइक्स मार देता है और पूरे 100 मीटर के एरिया को एक मधुमक्खी का छत्ता की तरह बना देता है। फेन यजुए ठंडी आवाज में बोलता है, जैसे कि एक्सपेक्ट था, बर्निंग हेवन फ्लेम्स के बिना तुम्हारे पास काउंटर अटैक का चांस ही नहीं है। अब समझ आया क्यों तुम मेरे बर्निंग हेवन क्लैन में इतना रैम्पेज कर पाए। बर्निंग हेवन ब्लेड की पावर फ्लेम्स के बिना कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारा कीमा बनाने के लिए यह काफी है। वो हवा में फ्लोट करता है, लगातार ब्लेड बीम स्लैश करते हुए यूनचे को सप्रेस करता है, जो प्रोफाउंड इसी वक्त फेन डुआनाहुन और बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स भी वहां पहुंच जाते हैं।
उन्हें सबसे पहले यूनचे और फेन यिजुए की फाइट दिखती है। जब वो देखते हैं कि यूनचे पूरी तरह से फेन यिजुए के नीचे दबा हुआ है तो उनके दिल में सुकून आ जाता है। उनकी नजरों में तो ये आउटकम एक्सपेक्टेड ही था। चाहे यूनचे स्ट्रांग हो, लेकिन बर्निंग हेवन क्लैन का ग्रैंड क्लैन मास्टर उससे हमेशा स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर फेन जुचेंग पर पड़ती है, जो सिटी गेट के ऊपर बिना कपड़ों के लटका हुआ था, फेन डुआनहुन के बॉडी का खून उलटा बहने लगता है। चाहे फेन जुचेंग ने बड़ी गलती की थी और क्लैन के डिजास्टर का मेन रीजन था, लेकिन वो उसका खुद का बेटा था और बर्निंग हेवन क्लैन का यंग क्लैन मास्टर भी। उसके साथ इतना बड़ा, क्रूल और इनह्यूमन ह्यूमिलिएशन हुआ था। आज के बाद वो ब्लू विंड एम्पायर में अपना चेहरा कैसे दिखाएगा और बर्निंग हेवन क्लैन कितना मजाक बनेगी। फेन डुआनहुन जोर से गरजता है, जमीन से उछलकर फेन जुचेंग की तरफ दौड़ता है। तभी यूनचे की आंखों में एक ठंडी चमक आती है। उसके होंठों पर एक कोल्ड स्माइल होती है। उसका रिट्रीटिंग सडनली रुक जाता है और उसके बॉडी से एक ओवरबेरिंग एनर्जी स्टॉर्म एक्सप्लोड होता है। यूनचे जोर से चिल्लाता है, फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार। ड्रैगन क्राई आसमान को चीर डालती है और ड्रैगन फॉल्ट आगे के सारे सोर्ड बीम्स पर जोर से गिरता है। दो पहाड़ों के टकराने जैसी रंबलिंग होती है और सारे सोर्ड बीम्स एक पल में टूट जाते हैं। ब्रोकन सोर्ड बीम्स चारों तरफ उड़ जाते हैं जैसे रेजर ब्लेड्स। फेन यिजुए हवा में 100 मीटर पीछे उड़ जाता है। उसके हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच वाली जगह फट जाती है और उसके दाएं हाथ की एक ब्लड वेसल फटकर खून फाउंटेन की तरह निकलता है। फेन यिजुए को एक सोर्ड स्ट्राइक से पीछे उड़ाकर यूनचे सीधा फेन जुचेंग की तरफ जाता है। फेन डुआनहुन से पहले ही उसके पास पहुंच जाता है। ड्रैगन फॉल्ट स्विंग करके वो फिनिक्स फ्लेम्स का एक बड़ा अटैक छोड़ता है जो सीधा फेन जुचेंग के बॉडी पर लगता है। फिनिक्स फ्लेम्स लगते ही फेन जुचेंग के पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। जो अभी तक एक मरा हुआ आदमी जैसा लग रहा था, वो अचानक चुड़ैल जैसी चीखों में चिल्लाने लगता है और उसका बॉडी आग के अंदर एक केचुआ की तरह तड़पने लगता है। फेन डुआनहुन जोर से चिल्लाता है, चिंगेर। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, जैसे दिल चीर के चीख निकल गई हो। तब तक वो रस्सी जो फेन जुचेंग को लटकाए हुई थी, वो भी झलकर टूट जाती है। फेन डुआनहुन तेजी से नीचे गिरते हुए फेन जुचेंग के पास पहुंचता है और अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी यूज करता है, लेकिन वो फ्लेम्स को बुझा नहीं पाता। उसकी आंखें फट जाती हैं जब वो देखता है कि उसका अपना बेटा उसकी आंखों के सामने चीखता हुआ आखिरी सांस लेने के बाद एक राख के ढेर में बदल जाता है। उसके शरीर की राख भी हवा में उड़ गई। फेन डुआनहुन वहीं खड़ा रहता है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे किसी ने उसे नाइटमेयर दिखा दिया हो। उसका हाथ कांप कर उठता है, यूनचे की तरफ अनगली करता है और नीचे से गुर्राहट निकलता है। यूनचे, तेरा दिल कितना ज्यादा विशेष है। यूनचे के होंठों पर ठंडी मुस्कान आती है। वो धीमी आवाज में कहता है, मेरा अच्छा दिल सिर्फ उनके लिए है जो मेरे लिए अच्छा है। जिन लोगों की औकात कुत्ते सुअर से भी नीचे है, उन पे दया करना मैंने कभी सीखा ही नहीं, और मैंने तेरे सामने उसे इसलिए मारा ताकि तू भी उस दर्द का टेस्ट ले जो मुझे परेशान करके अपने प्यारे लोगों को खो देने का होता है। फेन डुआनहुन कंट्रोल खोता है और चिल्लाता है, मैं तुझे मार डालूंगा। वो बर्निंग हेवन ब्लेड पकड़कर पागल की तरह यूनचे की तरफ दौड़ता है। फेन यिजुए जोर से चिल्लाता है, तुम उसका मैच नहीं हो, पीछे हट जाओ। लेकिन अपने बाप की डांट की परवाह किए बिना फेन डुआनहुन बिल्कुल पागल की तरह यूनचे पर चार्ज करता है। क्लैंग की आवाज हुई। फेन डुआनहुन का बर्निंग हेवन ब्लेड यूनचे के एक ही स्ट्राइक से उड़ जाता है। दूसरा स्ट्राइक सीधा उसके सीने पर लगता है। उसकी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी एक ही पल में टूट जाती है। फेन डुआनहुन मुंह से खून उगलता है, सीधा नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। जो स्काई प्रोफाउंड रियल्म के 9th लेवल पर था, वो यूनचे का ओपोनेंट बनने लायक भी नहीं था। अपने गुस्से और कंफ्यूजन में वो सिर्फ 2 स्ट्राइक्स में ही यूनचे से सीरियसली इंजर्ड हो गया। फेन यिजुए की आंखें लाल हो जाती हैं जब वो देखता है कि उसका पिता राख बन गया और उसका बेटा भी घायल हो गया। वो चिल्लाता है, ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। उसके पूरे बॉडी की प्रोफाउंड एनर्जी पागलपन की तरह एक्टिवेट हो जाती है। एक ही पल में उसका ऑरा धमाके की तरह फैल जाता है। अपने गुस्से में उसके हर सेल से एनर्जी निकलती है। वो जोर से गरजता है और अपनी सोर्ड के साथ यूनचे के सिर की तरफ चार्ज करता है। सोर्ड के टिप से एक बड़ा प्रोफाउंड टॉर्नेडो निकलता है जो आसमान जमीन को चीर डालता है। यूनचे पीछे की तरफ डॉज करता है। उसके पैर के नीचे जमीन तुरंत ही एक बड़े गड्ढे में बदल जाती है। फेन यिजुए की आंखें यूनचे पर चिपक जाती हैं। अपने लेफ्ट हाथ से वो एक अजीब हैंड साइन बनाता है और एक भारी एनर्जी बर्स्ट होता है। फेन यिजुए जोर से चिल्लाता है, बर्निंग हेवन प्रिंट। एक ही पल में एक वायलेंट रिपल हवा को चीरकर यूनचे की तरफ आता है।
एक बड़ा हैंड प्रिंट आसमान से उतरकर यूनचे के सिर को प्रेस करता है, जैसे हेवन के हाथ उतर आए हों। मैचलेस टायरानिकल एनर्जी की वजह से यूनचे की मूवमेंट एक पल के लिए रुक जाती है। यूनचे की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो ड्रैगन फॉल्ट उठाता है और जोर से चिल्लाता है, सामने से टकरा जाता है। थंडर जैसी धमाके वाली आवाज पूरे ब्लू फायर सिटी में गूंज जाती है। किलोमीटर दूर लोगों के कान बजने लगते हैं और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक सॉलिड प्रोफाउंड एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैल जाता है। ब्लू फायर सिटी का स्टोन गेट भी बिल्कुल लकड़ी के तख्ते की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। रेत, धूल और पर्पल फ्लेम चारों तरफ फैल जाते हैं। यूनचे और फेन यिजुए दोनों की सिलुएट्स ढक जाती हैं। सब लोग आंखें फाड़कर इंतजार करते हैं कि धूल और फ्लेम क्लाउड हट जाए ताकि ये देख सकें कि कौन ऊपर आया। अंदर से स्वॉर्ड और ब्लेड की टकरार की रंबल्स आती हैं। प्रोफाउंड एनर्जी स्टॉर्म्स के एक्सप्लोजन से धूल और फायर क्लाउड जल्दी गायब हो जाता है और यूनचे और फेन यिजुए दोनों नजर आने लगते हैं। यूनचे के कपड़ों की दोनों स्लीव्स फट चुकी होती हैं। उसके हाथों पर छोटी छोटी ब्लड की लाइंस होती हैं और होठों पर खून का एक छोटा सा निशान होता है। फेन यिजुए का कपड़ा भी पूरा फट चुका होता है और उसके बाजू पर एक लंबी गहरी ब्लड की लाइन दिखती है जो आंख को हिला दे। फेन यिजुए की आंखें क्रेजी होती हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, ये दुश्मनी हम दोनों के बीच, चाहे मुझे अपना सारा ब्लड एसेंस जलाना पड़े, मैं तुझे मार डालूंगा। यूनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है तो अपना ब्लड एसेंस जलाकर दिखा। बर्निंग हेवन क्लैन का ग्रैंड क्लैन मास्टर एक छोटे से जूनियर को हैंडल नहीं कर पा रहा। तुम सिर्फ एक कचरे हो, एक पिटीफुल और रिडिकुलस ट्रैश जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। फेन यिजुए आंखें फाड़कर रोर करता है और एक और बर्निंग हेवन प्रिंट नीचे गिराता है। बूम! दोनों एक साथ हवा में पीछे उड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। जमीन में एक 100 मीटर चौड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड लैंड को और बर्बाद कर देता है। फेन डुआनहुन को एल्डर जोंग सपोर्ट करता है और उसे हीलिंग पिल खिलाता है। सब लोग यूनचे और फेन यिजुए की फाइट देखकर हिल जाते हैं। अभी तक उन्हें लग रहा था कि यूनचे पूरी तरह से फेन यिजुए के नीचे दबा हुआ है, लेकिन यूनचे ने अपनी फुल स्ट्रेंथ अभी दिखाई और अब वो फेन यिजुए, जो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के चौथे लेवल का एक्सपर्ट था, उससे भी यूनचे बराबर फाइट कर रहा था। उसने सारे बर्निंग हेवन प्रिंट्स अटैक हेड ऑन लिए थे। एक एल्डर कांप कर कहता है, ये यूनचे है, आखिर इसने कल्टीवेशन कैसे की? ग्रैंड क्लैन मास्टर के साथ सेम लेवल पर फाइट कर रहा है। दूसरा एल्डर कहता है, रूमर्स हैं कि वो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से आया है, लेकिन वहां के जूनियर्स बोलते हैं कि उन्होंने कभी इसे नहीं देखा। यह भी सुना गया है कि वो सेक्रेड ग्राउंड्स के किसी डिसेंडेंट का बेटा है। आखिर इसका मास्टर कौन था? फेन यिजुए और यूनचे की फाइट देखकर सबके दिल कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट इग्नोर कर दिया। फेन यिजुए के पास पोजीशन और मूवमेंट में एब्सोल्यूट एडवांटेज था। वो प्रोफाउंड एनर्जी से फ्रीली उड़ सकता था, लेकिन यूनचे नहीं। इस वजह से यूनचे के अटैक्स की इफेक्टिवनेस भी बहुत कम हो गई थी। फेन यिजुए चिल्लाता है, पियर्सिंग सन ब्लेड। तलवार के बॉडी में आग नहीं थी, लेकिन उस तलवार का माइट फिर भी बहुत ही टेरिफाइंग था। एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड की स्लैश लाइन के पीछे जमीन पर एक 100 मीटर लंबी और पता नहीं कितनी गहरी दरार बन गई। यूनचे के लेफ्ट कंधे से लेकर लेफ्ट रिब्स तक खून फूट निकला और एक ऐसी इंजरी बन गई जिसमें हड्डियां तक दिख रही थीं। उसके कदम लड़खड़ा गए। इसी चांस का फायदा उठाते हुए फेन यिजुए ऊपर से नीचे आया और एक बड़ा सा हैंड प्रिंट अटैक उसकी तरफ धकेला। फेन यिजुए चिल्लाता है, बर्निंग सी प्रिंट। बैंग! ड्रैगन फॉल्ट को जबरदस्ती उसके हाथ से साइड धकेल दिया गया और वो हैंड प्रिंट सीधा यूनचे की छाती पर लग गया। यूनचे का लोअर बॉडी जमीन में धंस गया। उसके मुंह से एक तीर की तरह खून निकला और चेहरे पर सफेदी आ गई। फेन यिजुए हंसने ही वाला था कि उसकी नजर धुंधली हुई। यूनचे उसकी ओरिजिनल जगह से गायब हो चुका था और एक वायलेंट एनर्जी की वेव उसकी छाती की तरफ ब्लास्ट हो रही थी। जब फेन यिजुए हवा में था, यूनचे बस डिफेंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे रश करते हुए अटैक करने आया, यूनचे ने ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो कंबाइन करके उसकी छाती पर स्मैश किया। हेवी सोर्ड की एनर्जी स्टॉर्म जोर से उसकी छाती पर फूटी। बूम की आवाज के साथ फेन यिजुए की 2 रिब्स क्रैक की आवाज के साथ टूट गई और उसका बॉडी 100 मीटर दूर उछल गया। अपनी छाती पकड़कर उसके मुंह से खून बह रहा था। यूनचे भारी सांस लेते हुए ठंडी और खौफनाक नजर से कहता है, आज मरने वाला सिर्फ तू है। फेन यिजुए खून थूकते हुए कहता है, मुझे मानना पड़ेगा तू वाकई एक प्रोडिजी है। अभी 20 साल का भी नहीं है और एक थ्रोन के साथ फाइट कर रहा है। ब्लू विंड एम्पायर की हिस्ट्री में तू नंबर 1 है, लेकिन तू मेरा दुश्मन है और जितना बड़ा प्रोडिजी तू है, उतना ही मरना तेरे लिए जरूरी है।
तेरी स्ट्रेंथ अभी शॉकिंग है, लेकिन तू अभी बहुत यंग है। अभी से ही एग्जॉस्शन दिखने लगी है। फाइट लंबी गई तो तू मेरा मैच नहीं बन पाएगा। युनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है, ऐसा है क्या? क्या तुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ बस इतनी ही है कि टेम्परेरी तेरा बराबर बन रहा हूं? तेरे अटैक्स तो फुल पावर के साथ ही लग रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक अपनी फुल पावर यूज ही नहीं की। फेन यिजुए 1 सेकंड के लिए रुकता है, फिर डिस्डेन के साथ हंस के कहता है, तेरा इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी कमजोर है और प्रोफाउंड एनर्जी केओस में है, फिर भी तू ऐसी बेशर्म बातें कर रहा है। क्या मजाक है? ठीक है, दिखा दे अपनी सो कॉल्ड फुल पावर। फेन यिजुए चिल्लाता है, रेनबो स्लाइसिंग ब्लेड। एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड से लाइट चारों तरफ फैल गई और कुछ देर के लिए तो आसमान की रोशनी भी रुक गई। अभी यह ब्लेड स्ट्राइक गिरने ही वाला था कि कई किलोमीटर दूर से क्राउड को ठंड का एहसास होने लगा। तभी एक जोर का रोर आया, क्लैन मास्टर, मैं आपकी मदद करता हूं। साउथ की तरफ से रेत और धूल हवा में उड़ती हुई आई और एक ग्रे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी गोल्डन लॉन्ग ब्लेड लेकर उड़ता हुआ आया। उसे देखकर बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स के चेहरे पर खुशी आ गई। ग्रैंड एल्डर! फेनजिया ने सब कुछ साउंड ट्रांसमिशन से सुना था। वो फेन यिजुए के पास आया और देखा कि ग्रैंड क्लैन मास्टर इंजर्ड था। उसने युनचे की तरफ घूर के गुस्से से कहा, यह लड़का हमारा सेक्ट तबाह कर चुका है। डिसाइपल्स और एल्डर्स को मार दिया, यंग क्लैन मास्टर को मार दिया। इतना बड़ा खून का कर्ज है कि इसका एक नहीं 10,000 जान भी कम है। मुझे पता है क्लैन मास्टर अकेले फाइट करना चाहते हैं, लेकिन इस लड़के के लिए। फेन यिजुए घूर के कहता है, मैं समझता हूं, आज हम दोनों मिलकर इसे यहीं खत्म करते हैं। इसे एक पल का भी भागने का चांस मत देना। अगर इसे थोड़ा भी जिंदा छोड़ दिया तो यह बहुत आसान मौत होगी इसके लिए। फेनजिया कहता है, ठीक है। दोनों ने युनचे को बीच में ले लिया, एक सामने और एक पीछे। दोनों की एम्परर प्रोफाउंड ऑरास ने युनचे को लॉक कर दिया। मिट्टी और धूल जो हवा में थी वो भी उनकी टेरिफाइंग एनर्जी के नीचे वहीं जैम गई और नीचे गिर ही नहीं पाई। एल्डर्स कहते हैं, ग्रैंड क्लैन मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। अब युनचे की मौत पक्की है। दूसरा एल्डर गुस्से से कहता है, ये कमीना लड़का, इसका लाश को हमें टुकड़े टुकड़े करना होगा। फेन यिजुए और फेनजिया दोनों तरफ से प्रेस कर रहे थे। युनचे की छाती और पीठ पर ऐसा लग रहा था जैसे 15 लाख किलो के लोहे के प्लेट चिपका दिए हों। उसके दोनों हाथ ड्रैगन फॉल्ट को टाइटली पकड़ रहे थे। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें कोल्ड थीं। युनचे के लिए फेन यिजुए से लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको पूरा भरोसा था कि वो उसे हरा देगा, चाहे जरूरत पड़े तो मार भी देगा, क्योंकि उसके पास ऐसे ट्रम्प कार्ड्स थे जिनके बारे में फेन यिजुए कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फेनजिया का आना युनचे के हिसाब से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इस वजह से उस पर और ज्यादा प्रेशर आ गया। फेनजिया चिल्लाता है, युनचे, तू चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, तू अब हमारे हाथ में आ चुका है। आज चाहे तेरे पास कितनी भी मिराक्युलस पावर्स हो, तू मेरे पंजों से नहीं बच सकता। अब मर जा। फेनजिया हवा में उड़ता है। उसका गोल्डन फ्लेम ब्लेड से 9 मीटर लंबी फ्लेम चेन निकलती है जो युनचे को लॉक करने के इरादे से नीचे गिरती है। साथ ही फेन यिजुए भी जोर से गरजता है। एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड से तेज रोशनी निकलती है और ब्लेड बीम्स तेज स्पीड से सीधा युनचे के गले की तरफ निकलती हैं। दोनों एम्परर प्रोफाउंड्स एक्सपर्ट का एक साथ अटैक ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और हवा हिल रहे हों। ब्लू फायर सिटी के गेट के सामने बादल और हवा झूलने लगते हैं और आसमान अंधेरा हो जाता है जैसे कोई अपोकलिप्स आने वाला हो। युनचे का शरीर हिलता है और पल भर में वो 4 फिगर्स में बदल जाता है जो 4 दिशाओं में भागते हैं। फेन यिजुए और फेनजिया दोनों एक साथ देखते हैं कि 2 युनचे सीधा उनकी तरफ आ रहे हैं। फेन यिजुए का ब्लेड बीम युनचे के आफ्टर इमेज को चीर देता है और स्पेस में एक छोटी सी रिपल बन जाती है जो तुरंत खत्म हो जाती है। फेनजिया अपना ब्लेड मोड़ता है और फ्लेम चेन हवा में लपेट खाकर दोनों युनचे को एक साथ लपेट लेती है। एक युनचे तुरंत गायब हो जाता है और जो चेन असली युनचे को टच करी तो वो ऐसे गायब हो गई जैसे उसने 1000 साल पुराने प्रोफाउंड आइस को टच किया हो। युनचे अपनी हेवी सोर्ड घुमाता है जैसे एक ड्रैगन नीचे गिर रहा हो और ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी से जोर से अटैक करता है। फेनजिया एक के बाद एक 10 से ज्यादा कदम पीछे गिरता है। उसका पूरा दायां हाथ सुन्न पड़ जाता है और हल्के हल्के कांपने लगता है। उसके गोल्डन फ्लेम ब्लेड पर 2 इंच चौड़ी दरार पड़ जाती है और एक बड़ी क्रैक ब्लेड के 1/3 हिस्से तक पहुंच जाती है। फेनजिया हैरानी से बोलता है, ये तो एम्परर प्रोफाउंड सोर्ड है। उसके हाथ में गोल्डन फ्लेम ब्लेड युनचे की सोर्ड के सामने खुद ही कांपने लगता है। फेन यिजुए और फेनजिया मूवमेंट में बिल्कुल ऊपर थे, लेकिन युनचे के पास भी एक बड़ा एडवांटेज था, जो था प्रोफाउंड वेपन का एब्सोल्यूट सप्रेशन।
फेंजिया का गोल्डन फ्लेम ब्लेड एक अर्थ प्रोफाउंड वेपन का सबसे टॉप लेवल था जो स्काई प्रोफाउंड के करीब था, लेकिन दोनों रेल्म्स का फर्क इतना बड़ा था कि ड्रैगन फॉल्ट के सामने उसका खड़ा रहना सुइसाइड था। सिर्फ एक ही टक्कर में गोल्डन फ्लेम ब्लेड टूट गया। फेन यिजुए का स्काई प्रोफाउंड वेपन एब्सोल्यूट फ्लेम ब्लेड पहले ड्रैगन फॉल्ट से टकराने के बाद दरारों से भर चुका था। फेन यिजुए भारी आवाज में कहता है, सर फेंजिया, इसका फायर लॉ का कॉम्प्रिहेंशन आम समझ से कई गुना ज्यादा है, इसलिए प्रोफाउंड फायर इस पर असर नहीं करेगा। प्रोफाउंड एनर्जी बर्बाद मत कर, बर्निंग हेवन ब्लेड और बर्निंग हेवन प्रिंट्स यूज कर। फेंजिया सिर हिलाकर बोलता है, समझ गया, और तुरंत अपना गोल्डन फ्लेम ब्लेड हटा देता है। उसके दोनों हाथ एक साथ हैंड जेस्चर्स बनाने लगते हैं। बर्निंग हेवन प्रिंट बर्निंग हेवन क्लैन का सबसे पावरफुल प्रोफाउंड स्किल था जो सिर्फ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म की स्ट्रेंथ से ही एक्टिवेट होता था। बर्निंग हेवन प्रिंट अटैक एनर्जी बहुत खाता था, लेकिन उसकी पावर आसमान हिला देती थी और जमीन तोड़ देती थी। छोटे एरिया के डिस्ट्रक्शन में वो बर्निंग हेवन फ्लेम्स से भी ज्यादा पावरफुल था। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। फेन यिजुए बोलता है, बर्निंग हेवन प्रिंट। फेंजिया बोलता है, बर्निंग सी प्रिंट। दो बड़े हैंड प्रिंट्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, अपने साथ एक ऐसा टेरिफाइंग प्रेशर लेकर जो थ्रोन्स जैसा लगता था। अगर युनचे सिर्फ एक बर्निंग हेवन प्रिंट को काउंटर करता तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन दोनों थ्रोन्स के बर्निंग हेवन प्रिंट्स एक साथ आना, उन्हें रोकना युनचे के लिए मुश्किल था। अगर वो फोर्सफुली ब्लॉक करता तो उसके साथ बहुत एग्जॉस्शन और अनप्रिडिक्टेबल डेंजर होता। इसलिए उसने लगातार स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो कास्ट किया। उसका शरीर 4 आफ्टर इमेज में बदल गया जो असली और नकली में फर्क करना इम्पॉसिबल बना देते थे। ये आफ्टर इमेज बर्निंग हेवन प्रिंट्स के नीचे इधर उधर ड्रिफ्ट करते रहे। बूम 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 बूम। हर बार जब बर्निंग हेवन प्रिंट नीचे गिरता, जमीन में 6 मीटर गहरा गड्ढा बन जाता। युनचे के ऊपर के कपड़े अब बहुत फट चुके थे, लेकिन उसको अभी तक असली चोट नहीं लगी थी। ड्रैगन गॉड बॉडी होने की वजह से अगर उस पर बर्निंग हेवन प्रिंट सीधा भी लगता, तब भी वो ज्यादा चोट नहीं खाता। बचा हुआ इंपैक्ट तो और भी कम था। फेन यिजुए और फेंजिया दोनों आसमान के ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे, नीचे युनचे को देखते हुए। उनकी पोजीशन पहले ही अनडिफीटेबल लग रही थी। बर्निंग हेवन प्रिंट्स ने युनचे को ऐसे घेर लिया था कि वो हमेशा खतरे में लग रहा था और उसके पास काउंटर अटैक करने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब वो 100 से ज्यादा बर्निंग हेवन प्रिंट्स गिरा चुके, तब उनके चेहरे भारी होने लग गए। युनचे के मूवमेंट प्रोफाउंड स्किल्स बहुत ही अजीब थे। उसके 4 फिगर्स जो लगातार इधर उधर बदलते थे, उन्हें असली और नकली में फर्क करना पॉसिबल ही नहीं था। लगातार अटैक्स के बाद भी युनचे मुश्किल में लग रहा था, लेकिन एक भी हैंड प्रिंट उसके असली शरीर पर नहीं लगा था, जबकि हर बर्निंग हेवन प्रिंट उनका प्रोफाउंड एनर्जी बहुत कंज्यूम कर रहा था। 100 से ज्यादा प्रिंट्स के बाद उन दोनों ने साफ साफ अपनी एनर्जी का एग्जॉस्शन महसूस किया। फेन यिजुए जोर से चिल्लाता है, बर्निंग माउंटेन प्रिंट। एक ट्राइडेंट शेप का हैंड प्रिंट ऊपर से नीचे गिरता है, अपने साथ एक ऐसा प्रेशर लेकर जो किसी पहाड़ जैसा था। नीचे गिरने से पहले ही जमीन नीचे धंसने लगती है। बूम की आवाज के साथ जमीन पूरी तरह उलट गई और अनेक पत्थर टुकड़ों में टूटकर 100 मीटर ऊपर तक उड़ गए। उस पल युनचे एक चमक के साथ 30 मीटर दूर जैसे टेलीपोर्ट होकर नजर आया, लेकिन एनर्जी के झटके की वजह से उसे पीछे हटना पड़ा। उसने इस फोर्स का विरोध नहीं किया, बल्कि अपने बॉडी को हवा में घूमने दिया। आंखों में एक डरावनी चमक चमकी और नीचे से एक दहाड़ के साथ उसने ड्रैगन फॉल्ट को फेंजिया की तरफ झाड़ दिया। युनचे दहाड़ता है, फीनिक्स ब्रेक। वो फीनिक्स फ्लेम की एक स्ट्राइक बिल्कुल मीटियर्स की तरह उन दोनों की तरफ आई। उसके हीट और माइट को देखकर फेंजिया के चेहरे पर हल्का बदलाव आ गया। बचने का समय नहीं था, तो उसने दोनों हथेली एनर्जी से भरी और जोर से उस फ्लेम की तरफ प्रेस किया। बूम! फीनिक्स फ्लेम्स फेंजिया के सामने फट गई और पूरे आसमान में फीनिक्स फायर की बारिश होने लगी। फीनिक्स ब्रेक सिर्फ फीनिक्स फ्लेम्स नहीं थे, उनमें हेवी सोर्ड की बजर्किंग पावर भी शामिल थी। दोनों ही एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के थे, लेकिन फेंजिया जो सेकंड लेवल पर था, फेन यिजुए से कमजोर था। युनचे के हेवी सोर्ड अटैक्स को फेन यिजुए मुश्किल से रोक पाता था, पर फेंजिया के बस की बात नहीं थी। एक दर्दनाक चीख के साथ फेंजिया की लेफ्ट कलाई तुरंत मुड़ गई। जिस पल फीनिक्स फ्लेम्स उसकी हथेली से टकराई, वो जल उठी जैसे सूखे घास में आग लग जाती हो, और दोनों हथेली तुरंत फ्लेम्स में लपेट लिए गए। बहुत मुश्किल से फ्लेम्स को दूर किया, पर तब तक उसके दोनों हाथ बुरा जल गए थे। आधा हिस्सा काला पड़ गया था और जहां सबसे ज्यादा जला था, वहां हड्डियां तक दिख रही थीं। फेंजिया दर्द से कराहते हुए कहता है, ये साला! उसने तुरंत अपने हाथों को प्रोफाउंड एनर्जी से लपेट लिया। फेन यिजुए गुस्से से बोलता है,
सोचा था इसे जिंदा पकड़ना सही रहेगा, पर अब बेहतर है इसे सीधा जहन्नुम भेज दो। फेंजिया, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दो। फेंजिया थोड़ा रुका, फिर समझ गया। उसने दोनों हथेली उठाई और बिना छुए फेन यिजुए की पीठ के पास रखे और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी उसके बॉडी में डाल दी। फेंजिया गरजता है, लड़के, तूने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फेन यिजुए अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ता है। उसके शरीर की एनर्जी पागलपन की तरह उभर आई। उसके सरफेस पर एक स्कारलेट रोशनी चमक उठी। इस वक्त एक भयानक प्रेशर नीचे की स्पेस को बंद कर देता है। कुछ 100 मीटर तक सब कुछ उसके प्रेशर में रुक गया। बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स कांप उठते हैं और सोचते हैं, ये तो वो लेजेंडरी प्रोफाउंड स्किल है। उनकी आंखें फटकर रह गईं। वो पलक झपकाने की हिम्मत भी नहीं करते। फेन यिजुए दहाड़ता है, बर्निंग गॉड प्रिंट, और गरज कर बोलता है, कमीने लड़के, मरने के लिए तैयार हो जा। एक ब्लड रेड हैंडप्रिंट आसमान से नीचे गिरा, झटपट बढ़ता हुआ पूरा आसमान ढक लेता है। इसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा थी और 300 मीटर तक का एरिया कवर कर रही थी। चाहे युनचे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक भी लगातार यूज करे, वो बच नहीं सकता था। युनचे पीछे हटते हटते रुकता है। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक चमकती है। फिर एक दहाड़ के साथ आसमान में एक ड्रैगन की चीख और वुल्फ की हाउल गूंजती है। स्काई वुल्फ स्लैश सीधा बर्निंग गॉड प्रिंट के पास जाता है। स्काई वुल्फ की फैंटम बर्निंग गॉड प्रिंट से टकराती है और उसे मिड एयर में रोक देती है। यह देखकर फेन यिजुए और फेंजिया दोनों हिल गए। उन्होंने अपनी पूरी प्रोफाउंड एनर्जी बर्निंग गॉड प्रिंट में डाल दी। क्रैकल क्रैकल की आवाज हुई। थोड़ी देर तक रोका, फिर बर्निंग गॉड प्रिंट धीरे धीरे स्काई वुल्फ को निगलने लगा। धीरे धीरे स्काई वुल्फ पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया और बर्निंग गॉड प्रिंट अपने साइज का 1/3 रहकर नीचे गिरा। यह सीधा युनचे के ऊपर लगा। उसकी प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी चीर गई और एनर्जी उसके शरीर के अंदर घुस गई। युनचे के अपर बॉडी के कपड़े फट गए। मुंह, सीना और कंधे से एक साथ खून छिड़क गया। उसका शरीर नीचे धंस गया, मिट्टी और पत्थर के नीचे दबा दिया गया। फेन यिजुए अपना हाथ नीचे करता है। फेंजिया भी हाथ नीचे करके कहता है, यह लड़का मॉन्स्टर है। बर्निंग गॉड प्रिंट की 70% पावर उसने डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन 30% पावर से भी उसके ऑर्गन्स फट चुके होंगे। फेन यिजुए कहता है, नहीं, वो अभी मरा नहीं होगा, लेकिन अगर जिंदा भी है तो मौत के किनारे होगा। उसे ऐसे मरने देना तो आसान मौत होगी। चलो इसे बाहर खींचते हैं। जैसे ही दोनों नीचे जाने वाले होते हैं, नीचे से जोर का ब्लास्ट होता है। जमीन उड़ जाती है। मिट्टी और पत्थर आसमान में पतंगों की तरह उड़ने लगते हैं। उसके बीच से युनचे का फिगर निकलकर नीचे धड़ से उतरता है। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए थे। पूरी बॉडी खून से भरी, खून की धार हेवी सोर्ड से बहकर नीचे टपक रही थी। इस पल फेंजिया और फेन यिजुए के दिल में सिर्फ एक शब्द था, डर। युनचे पूरी तरह खून से भरा था, लेकिन सीधा खड़ा था, एकदम एक तलवार की तरह। उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ पहले से कम नहीं थी, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा कोल्डनेस, डरावनी किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। यह देखकर लग भी नहीं रहा था कि वो मौत के किनारे है, बल्कि बस थोड़ा ज्यादा चोट खा गया है। उसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बर्निंग हेवन प्रिंट खाने के बाद भी सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ। क्या उसका शरीर स्टील से बना है? दोनों थ्रोन्स की आंखों के सामने युनचे धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों से एक डरावनी खूनी ओरा निकल रही थी। युनचे गरजता है, तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। युनचे चिल्लाता है, मैं अभी के अभी तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहते ही उसने इविल गॉड के 3rd गेट परगेटोरी को एक्टिवेट किया। उसकी आंखों में ब्लड रेड लाइट छाने लगी। तुरंत उसके शरीर के सब जख्म फट गए और खून चारों तरफ उड़ने लगा। उसका प्रोफाउंड एनर्जी ऑरा भी इसी पल एकदम से बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही फेन यिजुए और फेंजिया फिर से अटैक करने वाले थे, उन्होंने अचानक युनचे के बॉडी से निकलती हुई अलग सी ऑरा महसूस की। अभी उसका ऑरा इतना ज्यादा राइज कर गया कि फेन यिजुए तक को देखकर डर लगने लगा। फेंजिया बोलता है, क्या वो कोई फॉरबिडन सीक्रेट आर्ट यूज कर रहा है? फेन यिजुए कहता है, हां, लगता है उसने अपनी ब्लड एसेंस इग्नाइट की है। अगर ऐसा है तो अब वो अपनी हद पे पहुंच गया है। इसे तुरंत खत्म करो। थोड़ा रुकने के बाद दोनों थ्रोन्स एक साथ गरज उठते हैं और 2 बर्निंग हेवन प्रिंट्स अटैक आसमान से उतरते हैं, सीधे युनचे के सिर पर। लेकिन इस बार युनचे ने डॉज नहीं किया, बल्कि वो सीधा बर्निंग हेवन प्रिंट्स की तरफ कूद गया और ड्रैगन फॉल्ट से उन पर जोर से अटैक किया। एक जोर का धमाका होता है और दोनों बर्निंग हेवन प्रिंट्स जो खतरनाक पावर लेकर आई थीं, वो ड्रैगन फॉल्ट को लगते ही ऐसे फट जाती हैं जैसे कागज के टुकड़े हों। युनचे का बॉडी थोड़ा रुकता है,
पर फिर सीधा ऊपर उठता रहता है। फेन यीजुए और फेंजिया की आंखों के सामने वो उनके बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। अब उनके बीच सिर्फ 10 मीटर का डिस्टेंस था। युनचे की आंखें जो मैलिस, किलिंग इंटेंट से भरी थीं, दोनों थ्रोन्स पर ऐसे टिक गईं कि उनके जैसे लोग भी ठंडे पड़ गए। जैसे ही वो कुछ करने वाले थे, उनके सीने में एकदम से सफोकेशन महसूस होने लगा और दिमाग चक्कर खाने लगा। उनका शरीर जो चलना चाहिए था वो बिल्कुल आइस की तरह जम गया, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे। उनकी मूवमेंट को दबा रहा था एकदम खतरनाक एनर्जी प्रेशर जो युनचे से निकल रहा था। युनचे अपने हाथों से ड्रैगन फॉल्ट को जोर से पकड़ता है। उसके दोनों हाथ डबल साइज तक फूल गए और उनसे खून की धारा निकल रही थी। उसकी आंखों में अब न प्यूपिल था न सफेदी, सिर्फ ब्लड रेड आंखें चमक रही थीं। एक ऐसी ऑरा जो परगेटरी से आई लगती थी उसके शरीर से एकदम से फूट पड़ती है। युनचे गरजता है, डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। बूम की आवाज हुई। पूरा ब्लू फायर सिटी धमाकों से भर गया, जैसे आसमान और जमीन टूट रही हो। बाकी सब आवाजें दब गईं। पूरा सिटी जोर से हिलने लगा और कई किलोमीटर तक की जमीन पलट गई। पत्थर और रेत हवा में 1 किलोमीटर तक उड़ गए। जो लोग आसपास थे उनके कान एकदम से बहरे हो गए। चाहे बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स हों या ब्लू फायर के आम लोग, सबको एक ऐसी स्टॉर्म ने उड़ा दिया जिसे रोकना नामुमकिन था। सबके चेहरों पर डर के एक्सप्रेशन दिखाई दिए। वो पावर उनके समझ से परे थी। खुद फेन यीजुए और फेंजिया ने अपने जीवन में ऐसी पावर कभी नहीं देखी थी। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक ऐसा लड़का जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ ऐसी स्ट्रेंथ कहां से ला रहा था। डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ इविल गॉड आर्ट का तीसरा स्टाइल था, जिसे एक्टिवेट करने के लिए युनचे को अपनी कुछ लाइफ फोर्स और पूरी प्रोफाउंड एनर्जी खर्च करनी पड़ती थी। इस टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म के बीच फेन यीजुए और फेंजिया दोनों ऐसे उड़े जैसे पतंग के कटे हुए धागे। उनके सीने के सामने का हिस्सा फट के बिखर गया था, लेकिन थ्रोन्स होने की वजह से भले वो हेवीली इंजर्ड थे पर सीधे मर नहीं गए। उड़ते हुए दोनों अपना केओटिक प्रोफाउंड एनर्जी जोड़कर इंजरीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जब रेत और पत्थर की धुंध छूट गई, सबने देखा कि एक स्कारलेट फ्लेम फिगर जो असल में युनचे था, मीटियोर की तरह आसमान से फेंजिया की तरफ जा रहा था। उसकी स्पीड फेंजिया से भी ज्यादा थी, जो अभी डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ से उड़े थे। युनचे गरजता है, एम्पीरियन डांस ऑफ द फिनिक्स। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसका प्रोफाउंड एनर्जी बॉडी पे केओटिक था, पर एकदम वाइल्ड, जैसे उबल रहा हो। एक भयानक धमाके के साथ ड्रैगन फॉल्ट सीधा फेंजिया के शरीर पर लगा और फिनिक्स फ्लेम्स उसके शरीर पर फट पड़ती हैं। युनचे ठंडी आवाज में बोलता है, जब तुम नरक जाओ तो अपने एंसेस्टर्स को कहना कि जिसने तुम्हें मारा, जिसने बर्निंग हेवन क्लैन को बर्बाद किया, उसका नाम है युनचे। ये सुनते ही फेंजिया की आंखें डार्क हो गईं और उसका शरीर कैनन बॉल की तरह जमीन पर गिरता है, फिनिक्स फ्लेम्स में जलता हुआ। एम्पीरियन डांस ऑफ द फिनिक्स के रिकॉइल से युनचे आसमान में उड़ जाता है। उसकी आंखें फेंजिया पर टिकती हैं और वो अपना बचा हुआ आखिरी पावर ड्रैगन फॉल्ट में डाल देता है। युनचे गरजता है, फिनिक्स ब्रेक। ड्रैगन फॉल्ट पूरा फ्लेम्स में जल उठता है। युनचे के हाथों से छूटकर आसमान को चीरते हुए सीधा फेंजिया के शरीर को भिड़ता है, जो अभी जमीन पर पड़ा था और बस एक सांस बाकी थी। रैम्पेजिंग एनर्जी उसके शरीर के अंदर घुसकर उसके ऑर्गन्स का कीमा बना देती है। फेंजिया की आंखें बाहर निकल आती हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी चीख भी नहीं निकाल पाता। उसका शरीर हिलना बंद हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। आंखें खुली रह जाती हैं। युनचे का बॉडी आसमान से सीधा नीचे गिर रहा था। उस वक्त वो इतना कमजोर और थका हुआ था कि उसके अंदर जरा भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। उसके प्रोफाउंड वेन्स के 3 गेट्स भी अपने आप क्लोज हो गए थे। उसके घाव इतने भयानक थे कि उसका दिमाग चक्कर पर चक्कर खा रहा था। दूर गिरे हुए फेन यीजुए को एक आखिरी नजर देकर वो भारी आवाज में कहता है, लिटिल चैन, यहां से चलो। स्नो फिनिक्स बीस्ट प्रोफाउंड सील से बाहर निकल आया। उसने युनचे को गिरते हुए पकड़ लिया और तेजी से हवा में ऊपर उठकर दूर उड़ गया। बर्निंग हेवन क्लैन के कुछ एल्डर्स पीछा करना चाहते थे, लेकिन स्नो फिनिक्स की स्पीड के सामने वो बिल्कुल कुछ नहीं थे। वो बस देखते रह गए जैसे स्नो फिनिक्स पलक झपकते ही उनकी नजर से गायब हो गया। एल्डर्स चिल्लाते हैं, ग्रैंड एल्डर, ग्रैंड एल्डर। जब वो फेंजिया के पास पहुंचे, उन्होंने देखा उसके सारे ऑर्गन्स पहले ही तबाह हो चुके थे। उसमें जरा भी जिंदगी की निशानी नहीं थी। सारे एल्डर्स की नजर धुंधली हो गई। कुछ तो लगभग बेहोश हो गए। उनके मुंह से सिर्फ दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। फेंजिया की लाश के पास घुटनों के बल बैठे एल्डर्स सब रोते और शोक मना रहे थे। घायल फेन यीजुए मुश्किल से सांस ले पाया।
अपना सीना पकड़कर वो कमजोर आवाज में कहता है, जिया कैसा है? एक एल्डर आंसुओं से भरा हुआ बोलता है, ग्रैंड एल्डर वो गुजर गए। फेन यीजुए का पूरा बदन झटके खाने लगा। उसने फेन जिया की लाश को देखा। उसके पेल होंठ कांपने लगे। वो बोलता है, मुझे सेक्ट में वापस ले चलो। PFF। उसके मुंह से खून की बड़ी धार निकली और वो वहीं बेहोश हो गया। एल्डर्स की चीखों के बीच उसका सिर एक तरफ झुका और वो गिर पड़ा। स्नो फिनिक्स बीस्ट के साथ युनचे बहुत दूर चला गया। कोई नहीं जानता था अब वो कहां है। बर्निंग हेवन क्लैन के एल्डर्स फेन द्वानहन और बेहोश फेन यीजुए को उठाकर साथ ही फेन जिया की लाश लेकर अपने सेक्ट की तरफ उड़ रहे थे। उनके चेहरे उदासी से भरे हुए थे। आज का बर्निंग हेवन क्लैन अब पहले जैसा शानदार और इज्जतदार नहीं रहा, खासकर जब वो खबर आई कि उनके ग्रैंड क्लैन मास्टर गहरी तरह से जख्मी हो गए और ग्रैंड एल्डर फेन जिया युनचे के हाथों मारा गया। तो पूरा बर्निंग हेवन क्लैन डर के माहौल से भर गया। क्लैन के डिसाइपल्स घबराए हुए थे और दिल दिमाग की बेचैनी के बीच सबको हल्का सा बर्बादी का स्मेल महसूस हो रहा था। चाहे वो बला यहीं रुक भी जाए, आज के बाद बर्निंग हेवन क्लैन अब 4 मेजर सेक्ट्स के लेवल पर हेवनली सोर्ड विला, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड और शॉ सेक्ट के साथ खड़ा रहने के लायक नहीं बचा। बर्निंग हेवन मेन पवेलियन में फेन यीजुए अभी अभी होश में आया था। फेन द्वानहून और जितने भी बचे हुए एल्डर्स और पवेलियन मास्टर्स थे, सब यहां जमा थे। सबके चेहरों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। हर बार जब उनका सामना युनचे से हुआ, उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने फिर से युनचे की स्ट्रेंथ को कम आंका। हर दफा जब उन्हें पूरा यकीन होता कि अब वो युनचे को पक्का मार देंगे, सामने से हमेशा एक डरावना नतीजा आता और युनचे नाम अब उनके दिलों में सबसे बड़ा खौफनाक नाइटमेयर बन चुका था। फेन द्वानहन कहता है, फादर आपकी इंजरीज कैसी हैं? यीजुए बोलता है, अभी मरने लायक तो नहीं। ऐसा कहते हुए वो 3 बार खांसी करता है। हर खांसी के साथ खून के टुकड़े बाहर आ रहे थे। युनचे का वो डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ मूव ने उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डिफेंस को आसानी से तोड़ दिया था। अंदर के सारे ऑर्गन्स हिल गए और जख्मी हो गए। इंजरी इतनी सीरियस थी कि एम्परर प्रोफाउंड रेल्म की पावर के बावजूद पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। कुछ एल्डर्स चिंता के एक्सप्रेशन के साथ तुरंत खड़े हो गए और फेन यीजुए के आसपास आ गए। फेन यीजुए बोलता है, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। फिर वो इंजरीज को दबाने के लिए प्रोफाउंड एनर्जी जमा करता है, सिर उठाता है और उसकी नजर में गहरी नफरत और ठंडक दिखाई देती है। वो बोलता है, मैंने युनचे की स्ट्रेंथ का गलत अंदाजा लगाया। हम सब ने उसकी स्ट्रेंथ को कम समझा और तुम लोग इतना बड़ा दुश्मन ला बैठे। सब एल्डर्स ने अपने सिर झुका लिए। कभी उनके चेहरे सफेद पड़ जाते, कभी बिल्कुल राख जैसे। फेन यीजुए का सीना तेज सांस से उठ बैठ रहा था। वो गंभीर अंदाज में बोलता है, युनचे के बारे में बहुत सी चीजें कॉमन सेंस से मेजर नहीं हो सकती। पिछली बार वो साफ साफ भारी जख्मी होकर गया था, लेकिन सिर्फ एक दिन में उसकी इंजरीज और स्ट्रेंथ दोनों पूरी तरह से रिकवर हो गईं। पक्का उसके पास कोई स्पेशल सीक्रेट आर्ट्स हैं इंजरी रिकवरी के लिए। इस बार भी उसे मुझसे से भी कम चोट नहीं लगी, पर हो सकता है वो फिर से बहुत कम समय में रिकवर कर ले। और जब वो वक्त आएगा, वही दिन होगा जब मेरा बर्निंग हेवन क्लैन खत्म हो जाएगा। जैसे ही फेन यीजुए ने यह बोला, सबके चेहरे तुरंत पीले से पड़ गए। फेन द्वानहून कहता है, फादर अब इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? कैसे हमारा बर्निंग हेवन क्लैन की 1000 सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाए? उसने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। फेन यीजुए बोलता है, इस वक्त 2 सॉल्यूशंस हैं। फेन द्वानहून और एल्डर्स तुरंत सतर्क हो गए। उनके चेहरों पर फिर से थोड़ी उम्मीद चमक उठी। वो घबराहट में पूछते हैं, कौन से सॉल्यूशंस? फेन यीजुए लंबी सांस छोड़ता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, इस आफत में हम चारों तरफ से जख्मी हो चुके हैं। अब बचाव की ताकत नहीं रही। फिलहाल हमें दूसरों से हेल्प लेनी पड़ेगी और युनचे की स्ट्रेंथ के सामने सिर्फ हेवनली सोर्ड विला, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड और शॉ सेक्ट ही इस मुसीबत को सुलझा सकते हैं। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का ना हमसे दुश्मनी है, ना कोई बड़ी भलाई, और वो वैसे भी विवादों से बचते हैं, तो उनसे हेल्प मांगने का ज्यादा फायदा नहीं। बचता है हेवनली सोर्ड विला और शॉ सेक्ट। मेरा एक वक्त में हेवनली सोर्ड विला के ग्रैंड विला मास्टर लिंग त्यानी के साथ गहरा दोस्ती का रिश्ता था, और एक दफा जब हम पीते हुए बैठे थे, मैंने हंसते हंसते कहा था कि अगर बर्निंग हेवन क्लैन कभी डिस्पेयर में पड़ जाए तो वो जरूर हाथ बढ़ाए। तब उन्होंने भी हंसते हुए हां की थी। लिंग त्यानी नाम सबके कानों में बिजली की तरह गरजा और सबके चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। फेन द्वानहून कहता है, ठीक है, समझ गया
मैं अभी तुरंत हेवनली सोर्ड विला के विला मास्टर लिंग यूएफएन को साउंड ट्रांसमिट करता हूं और उनसे कहूंगा कि यह मैसेज हेवनली सोर्ड के ग्रैंड विला मास्टर तक पहुंचा दें। फेन यीजुए बोलता है, अभी खुश मत हो। लिंग त्यानी और मेरी मुलाकात को काफी साल गुजर गए हैं। उनका मिजाज हमेशा से अलग प्रकार का रहा है और 20 साल के सिक्लूजन के बाद शायद उनका दिल दुनिया से बिल्कुल निकल चुका हो और वो दुनिया के मामले को छूना ही ना चाहें। वो मदद करेंगे या नहीं, पक्का नहीं। जहां तक शॉ सेक्ट की बात है, हाँ, मेरी कभी शॉवुकिंग से थोड़ी बहुत दोस्ती थी, पर वो इतनी गहरी नहीं। अगर शॉ सेक्ट को युनचे की असली स्ट्रेंथ का पता चल गया तो वो हमारे लिए इतने खतरनाक दुश्मन को नाराज करना नहीं चाहेगा। दोनों रास्ते ट्राई कर सकते हैं, पर उम्मीद धुंधली है। फेन दुआनहुन कहता है, जब तक कोशिश नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि काम नहीं बनेगा। मुझे सोर्ड सेंट के एक्शन का पक्का यकीन तो नहीं, पर शॉ सेक्ट वाली साइड पे वो जरूर हाथ बढ़ाएंगे। फेन यीजुए अपना सिर घुमाता है और उसकी आंखों में हैरानी भरा एक्सप्रेशन दिखने लगता है। फेन दुआनहुन तुरंत बताता है, जब हम युनचे के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब हमें यह पता चला कि उसे घर से निकालने की असली वजह शाओ सेक्ट मास्टर शाओ ज्वेतियन का चौथा बेटा शाओ क्वांगयुन था, क्योंकि उस वक्त शाओ क्वांगयुन उसकी वाइफ छीनना चाहता था और उसकी आंट पर भी हाथ डालना चाहता था। फेन यीजुए की आंखों का एक्सप्रेशन हिलता है, ऐसा भी हुआ था? फेन दुआनहुन सिर हिलाकर बोलता है, बिल्कुल हुआ था। युनचे ने हमारे बर्निंग हेवन क्लैन को बर्बाद करने की कसम इसलिए खाई क्योंकि हमने उसके फैमिली को किडनैप किया था। इससे साफ साफ है कि वो अपने फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और साथ ही वो बहुत ही नैरो माइंडेड इंसान है जो छोटी सी बात का भी बदला जरूर लेता है। और शाओ क्वांगयुन के साथ उसका ऐसा बड़ा एनमिटी है तो वो अपना बदला कैसे नहीं लेगा। अगर शाओ क्वांगयुन सिर्फ एक नॉर्मल शाओ सेक्ट डिसाइपल होता तो बात और थी, पर वो सेक्ट मास्टर का बेटा है। सिर्फ ये बात ही इनफ है इस दुश्मनी को युनचे और पूरे शाओ सेक्ट के बीच में बदलने के लिए। लेकिन लगता है कि अभी तक शाओ सेक्ट को इसका पता नहीं चला। अगर शाओ सेक्ट को यह मालूम पड़ गया और साथ ही यह भी कि युनचे छोटी सी बात का भी बदला लेता है तो शाओ ज्वेटियन चांस पकड़कर तुरंत बर्निंग हेवन क्लैन के साथ मिलकर युनचे को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। फेन दुआनहुन आगे बोलता है, मैं अभी तुरंत हेवनली सोर्ड विला और शाओ सेक्ट दोनों को साउंड ट्रांसमिट करता हूं। इसी वक्त शाओ सेक्ट के अंदर शाओ ज्वेतियन हैरान होने वाली आवाज में खड़ा होकर कहता है, तुमने क्या कहा? क्या यह सच है? एक बूढ़ा आदमी सामने गंभीर चेहरे से बोलता है, बिल्कुल सच है। ब्लू फायर सिटी में 10-10 हजार लोगों ने अपनी आंखों से वो बैटल देखी। बहुत जल्द पूरे ब्लू विंड में ये बात फैल जाएगी। शाओ ज्वेतियन हैरानी से बोलता है, ये मानना मुश्किल है। मुझे याद है रैंकिंग टूर्नामेंट में वो सिर्फ 17 साल का था। आज के दिन वो 19 साल से ज्यादा का नहीं होगा, है ना? उसके चेहरे से शॉक का एक्सप्रेशन देर तक गया ही नहीं। उसे यकीन करना मुश्किल था कि सिर्फ 19 साल का लड़का अपनी स्ट्रेंथ के बल पर बर्निंग हेवन क्लैन जैसे सेक्ट को, जो शाओ सेक्ट से कुछ कमजोर नहीं था, खत्म करने तक के रास्ते में ला सकता है। और वो भी एक साथ 2 एम्परर प्रोफाउंड से लड़कर, जिसमें एक को तो उसने वहीं मार डाला। शाओ ज्वेटियन हैरानी से बोलता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कौन सा मास्टर ऐसे डिसाइपल को ट्रेनिंग दे सकता है। या फिर क्या ये उसकी नेचुरल एप्टीट्यूड है जो इतनी टेरिफाइंग है, या फिर जैसा अफवाह है क्या वो सेक्रेड ग्राउंड्स का डिसेंडेंट है? फिर वो अचानक पूछता है, युनचे बर्निंग हेवन क्लैन को पूरा खत्म करना क्यों चाहता है? क्या बर्निंग हेवन क्लैन ने उसके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था? बूढ़ा आदमी सिर हिला के बोलता है, नहीं, असली वजह शायद सेक्ट मास्टर को मजाक लगे। उस वक्त फेन जुएचेंग प्रिंसेस कांग युए से शादी करना चाहता था, पर युनचे ने उसके रिश्ते को तोड़ दिया और उसका बहुत बड़ा मजाक बना। बर्निंग हेवन क्लैन तुरंत बदला लेना चाहता था और उन्होंने घटिया तरीके से युनचे के फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में 2 फैमिली मेंबर्स को किडनैप करके उसे बर्निंग हेवन क्लैन बुलाया। इस वजह से युनचे बहुत ज्यादा गुस्से में आया और उसने बर्निंग हेवन क्लैन को खत्म करने की कसम खाई। शाओ ज्वेतियन ठंडी नफरत भरी आवाज में बोलता है, बर्निंग हेवन क्लैन ने ऐसा घटिया तरीका यूज किया, क्या उसके फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मार दिया? बूढ़ा आदमी बोलता है, नहीं, दोनों फैमिली मेंबर्स ठीक ठाक बचा लिए गए, पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स को किडनैप करने की वजह से उसने पूरे क्लैन को खत्म करने का इरादा बनाया। यह साफ साफ दिखाता है कि वो बंदा छोटी सी बात का भी बदला लेने वाला है और जब दुश्मनी पाल लेता है तो बिल्कुल पागल बन जाता है। हमें उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। शाओ ज्वेटियन गंभीरता से सिर हिलाकर बोलता है, बिल्कुल, ऐसा आदमी जो बर्निंग हेवन क्लैन को अपने दम पर डेस्परेट स्टेट में ला सकता है और जिसका ग्रोथ स्पीड इतनी डरावनी है, अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो भी कम से कम उसे दुश्मन तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कल सुबह के मीटिंग में
पूरे सेक्ट को ये अनाउंस कर देना कि युनचे या उसके रिलेटेड किसी भी बंदे को देखते ही सबको दूरी बना के रखनी है, चाहे कमजोरी दिखानी पड़े, पर उसे बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना। इसी वक्त एक काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी जल्दी से अंदर आता है और घबराहट से बोलता है, सेक्ट मास्टर, अभी फेन दुआनहुन ने साउंड ट्रांसमिट किया है, कह रहा है कि बर्निंग हेवन क्लैन हमेशा हमसे फ्रेंडली रहा है, तो हमसे मदद मांगता है कि युनचे के खिलाफ उनका साथ दें। यह सुन के श्याओ जुएतियन को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो ठंडी हंसी के साथ बोलता है, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे श्याओ सेक्ट और बर्निंग हेवन क्लैन की दोस्ती इतनी गहरी नहीं कि हम अपना सेक्ट खतरे में डालकर ऐसे बंदे को नाराज करें जो पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दे। काले कपड़ों वाला बूढ़ा परेशानी में बोलता है, लेकिन फेन दुआनहुन कह रहा है कि बर्निंग हेवन क्लैन सिर्फ इसलिए अनाहिलेट होने वाला है क्योंकि उन्होंने युनचे के फैमिली को किडनैप किया था। अगर ऐसा है तो युनचे का दुश्मनी हमसे 100 गुना ज्यादा होगा। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो बर्निंग हेवन क्लैन के बाद अगला नंबर हमारे शाओ सेक्ट का होगा। शाओ जुएतियन का चेहरा तुरंत बदल गया, भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो बोलता है, ये क्या बकवास है? मेरे शाओ सेक्ट का युनचे से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, ना ही कोई एनमिटी। ये कैसी घटिया और बेमतलब की बातें कर रहा है फेन दुआनहुन? काले कपड़ों वाला बूढ़ा अपना पसीना पोंछता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। सेक्ट मास्टर, क्या आपको याद है 3 साल पहले एल्डर श्याओजंग के मरने से पहले वो हमेशा अपने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी वाले खून के रिश्तेदार को याद करता था और आपसे मांगी थी कि उस इंसान को शाओ सेक्ट वापस बुलवा ले। और तब आपने जो बंदा भेजा था वो यंग मास्टर था। उस वक्त यंग मास्टर के साथ ईस्ट पवेलियन का बटलर शाओ मोशन भी गया था। जब यंग मास्टर वापस आया तो शाओ मोशन ने मुझे बताया था कि वहां जाकर यंग मास्टर ने एक यंग डिसाइपल के खिलाफ साजिश की ताकि उसकी नई नवेली वाइफ और उसकी आंट पर हाथ डाल सके, और उस लड़के को उसके घर से हमेशा के लिए निकलवा दिया। इसके बाद वो काले कपड़ों वाला बूढ़ा कांपती हुई आवाज आगे बोलता है, और वो लड़का वही आज का युनचे है। जैसे ही उसने ये आखिरी लाइन बोली, शाओ जुएतियन के दिमाग में जैसे बम फट गया हो। वो तुरंत खड़ा हो गया, पूरे जिस्म में कंपी आ गई और उसके चेहरे के सारे मसल्स टेढ़े मेढ़े हो गए। वो बोलता है, तुमने क्या कहा? काले कपड़े पहना हुआ बूढ़ा बोलता है, यह बात बिल्कुल सच है। जो फेन दुआनहुन ने कहा वो लगभग वही है जो शाओ मोशन ने मुझे बताया था। 3 साल पहले युनचे का नाम युनचे नहीं था बल्कि शाओचे था। उसको घर से निकाले जाने के बाद ही उसने अपना नाम बदला। वही था जिसके बारे में यंग मास्टर। शाओ जुएतियन चिल्लाता है, बस। वो इतना गुस्से में है कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वो दांतों को कस के बोलता है, तुरंत जाओ और उस शाओ मोशन को यहां बुलाओ। काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी बोलता है, जी सेक्ट मास्टर। वो और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता और जल्दी से निकल पड़ता है। बहुत जल्द शाओ मोशन तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अंदर आता है। जैसे ही वो मेन पवेलियन में घुसता है उसे शाओ जुएतियन का डार्क चेहरा दिखाई देता है। उसका दिल जोर से धड़कता है और वो झुकाकर बोलता है, सेक्ट मास्टर को प्रणाम। सेक्ट मास्टर, आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? शाओ जुएतियन चिल्लाता है, श्याओ मोशन। ये 3 लफ्ज जो श्याओ जुएतियन के मुंह से निकले उनमें इतना ज्यादा गुस्सा था कि श्याओ मोशन के शरीर पर तुरंत ठंडे पसीने छूट गए। शाओ जुएतियन भारी आवाज में बोलता है, क्या तुझे अभी भी याद है 3 साल पहले एल्डर श्याओजन की आखिरी इच्छा पर तुम क्वांगयुन के साथ एक जगह गए थे जिसका नाम था फ्लोटिंग क्लाउड सिटी? श्याओ मोशन सिर उठाता है और हैरान होकर हां में सिर हिलाता है। हाँ, मुझे याद है। श्याओ जुएतियन उस पर तीखी नजर गाड़कर गंभीर अंदाज में बोलता है, तुम और क्वांगयुन फ्लोटिंग क्लाउड सिटी गए थे, वहां आखिर हुआ क्या था? मुझे बिना एक भी बात छुपाए सब कुछ बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक सब बताओ। अगर तुमने कुछ भी छुपाने या बातों को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की तो मैं यहीं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। शाओ जुएतियन की आखिरी लाइन सुनते ही शाओ मोशन के पसीने छूट पड़ते हैं। अब उसे इस बात की गंभीरता समझ आ जाती है और वो तुरंत घुटनों पर गिरकर घबराहट में 3 साल पहले शाओ क्लैन में जो कुछ हुआ था वो सब याद करके सुनाने लगता है कि कैसे शाओ क्वांगयुन की लस्ट भरी नजर शाओ छे की नई नई दुल्हन और उसकी लिटिल आंट पर पड़ी। फिर कैसे उसने शाओ युलोंग और दूसरों के साथ मिलकर गंदा प्लान बनाया। फिर कैसे युनचे ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी, पर शाओ क्वांगयुन ने फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश की और अपनी शाओ सेक्ट की पावर दिखाते हुए शाओ चे को शाओ क्लैन से निकलवा दिया। शाओ मोशन ये सब बोल ही रहा था कि शाओ जुएतियन का पूरा शरीर कांपने लगता है, जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हों। उसके दिल में बची हुई अंतिम उम्मीद की चिंगारी बुझ जाती है और वो अपने आप पर काबू खोते हुए दहाड़ कर बोलता है,
ये घटिया कमीना ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? शाओमोशन झुका हुआ पछतावा करते हुए बोलता है, यंग मास्टर जवान है और थोड़ा उजड़ा हुआ मिजाज का। उस उम्र में ऐसे विचार आना कुछ हद तक समझने लायक है। ये मेरी ही लापरवाही थी। मैंने यंग मास्टर पर कड़ी नजर नहीं रखी। मैं सेक्ट मास्टर से किसी भी सजा के लिए तैयार है। शाओ ज्वेतियन चिल्लाता है, कमीना। गुस्से में आके वो शाओमोशन को एक लात मारता है जिससे 2-3 बार उल्टे सीधे घुमाता हुआ गिरता है। शाओ ज्वेतियन बोलता है, क्या तुम्हें पता है जिस आदमी की वाइफ और लिटिल एंड पर तुम लोगों ने हाथ डालने की सोची, जिसे तुम लोगों ने शाओ क्लैन से निकालवा दिया, वही युनचे था जो उस रैंकिंग टूर्नामेंट में पहला आया था और अब अकेला ही बर्निंग हेवन क्लैन का आधा से ज्यादा हिस्सा तबाह कर चुका है। शाओमोशन जो अभी घबराहट में खड़ा था तुरंत आंखें फाड़कर देखने लगता है जैसे ही उसने ये सुना और डर से बोलता है, ना, नहीं हो सकता। उस वक्त वो आदमी युनचे नहीं, शाओचे कहलाता था और वो तो जन्म से ही क्रिपल्ड प्रोफाउंड वेन्स वाला एक निकम्मा था। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं गलती हुई है। शाओ ज्वेतियन भारी सांस लेते हुए बोलता है, इस दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ तुम्हें इम्पॉसिबल लगती हैं, पर इस वजह से वो रुकती नहीं। उसका सीना इस कदर ऊपर नीचे हो रहा था जैसे अभी फट जाएगा। वो अपनी उंगली से शाओमोशन की तरफ इशारा करके भारी लफ्जों में बोलता है, तू अभी तुरंत जा और शाओ क्वांगयुन को यहां बुला, अभी जा। यह पहली बार था जब उसने सेक्ट मास्टर के मुंह से शाओ क्वांगयुन का पूरा नाम सुना। शाओमोशन का पूरा शरीर कांपने लगता है। यंग मास्टर वो अभी। शाओ ज्वेतियन दहाड़ कर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अभी क्या कर रहा है। अगर उसने आने की हिम्मत ना की तो उसे मार के घसीट के लाना। शाओमोशन का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और वो ऐसे निकलता है जैसे जान बचा के भाग रहा है। वो बूढ़े उम्र का आदमी जो हमेशा शाओ ज्वेतियन के पास था आगे आता है और गंभीर चेहरे से बोलता है, सेक्ट मास्टर, इस बात का आप क्या जवाब देंगे? शाओ ज्वेतियन अपनी भौहें चढ़ाकर सोचता है, फिर बोलता है, अगर अफवाह झूठी नहीं है तो युनचे की स्ट्रेंथ अब इतनी हो गई है कि हम उससे डरने पर मजबूर हैं। मेरे साथ चलो, हम फादर से मिलते हैं। यह बात अब एक पल के लिए भी टालने लायक नहीं है। जवाब क्या होगा वो उन्हें खुद तय करना होगा। सीन शिफ्ट होता है। एक सूखे जंगल के छुपे हुए जमीन के अंदर युनचे क्रॉस लेगेड बैठा था। उसके पास स्नो फीनिक्स खड़ी थी जो पास के प्रोफाउंड बीस्ट को भगा रही थी। पूरी एक दिन के आराम और युनचे की मेडिसिन से स्नो फीनिक्स बीस्ट अपनी 30% वाइटल एनर्जी वापस पा ली थी। युनचे की चोटों का भी 80% इलाज हो गया था और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ 90% तक रिकवर हो गई थी। इसी वक्त उसकी प्रोफाउंड वेन्स के अंदर की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अचानक हिलने लगी, जैसे उबलती हुई पानी की तरह उथल पुथल होने लगी। ये प्रोफाउंड स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू का निशान था। हेवनली सोर्ड विला के सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस से बचकर भागने के बाद युनचे लगातार लड़ता और भागता रहा। चाहे उसने जानबूझकर ट्रेनिंग न की हो, पर लगातार बैटल्स के वजह से उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अब ब्रेक थ्रू के कगार पर थी। युनचे तुरंत अपना मन कंसंट्रेट करता है और प्रोफाउंड एनर्जी की स्पीड को कंट्रोल करता है। 7 मिनट के बाद उसकी प्रोफाउंड वेन्स के अंदर एक हल्की सी पॉप की आवाज होती है और पूरा फ्लक्चुएशन शांत हो जाता है। युनचे आंखें खोलता है। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन इस वक्त पूरी तरह ब्रेक थ्रू करके अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 7वें लेवल पर पहुंच जाती है। युनचे फिनिक्स फ्लेम्स जलाता है और ड्रैगन मांस भूनकर खाता है। फिर नए कपड़े पहनकर खड़ा होता है। अगर बर्निंग हेवन क्लैन को पता चल जाए कि सिर्फ एक दिन में उसने अपने ज्यादातर चोट और स्ट्रेंथ रिकवर कर ली तो शायद वो लोग होश ही खो बैठेंगे। युनचे ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है, आज रात बर्निंग हेवन क्लैन को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। शायद वो इतने डरे हुए हैं कि अपना 1000 साल का सो कॉल्ड हेरिटेज छोड़ के भाग गए हों। जैस्मिन ठंडी आवाज में याद दिलाती है, ऐसे वक्त पर वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। तुम्हें अपना शरीर पूरी तरह रिकवर करने के बाद ही जाना चाहिए। युनचे बोलता है, अगर उनके पास कोई ट्रम्प कार्ड होता तो वो कब का यूज कर चुके होते। अब उनका सबसे सही कदम होगा सेक्ट छोड़कर भागना या फिर किसी और सेक्ट से मदद मांगना। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड उनकी मदद की रिक्वेस्ट कभी नहीं मानेंगे और शाओ सेक्ट और हेवनली सोर्ड विला के लिए। युनचे की भौहें थोड़ी सिकुड़ती हैं और उसे अचानक याद आता है लिंग जे की कल की वार्निंग। वो कुछ देर चुप रहता है, फिर वहीं बैठ जाता है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। मुझे वाकई अपना शरीर पूरी तरह ठीक होने तक रुकना चाहिए। इसी वक्त एक ब्लैक फिगर जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में ढका था बिना आवाज के बर्निंग हेवन क्लैन के मेन पवेलियन में घुस जाती है जहां फेन यीजुए रहता था।
फैन यीजुए जो मेडिटेशन कर रहा था अचानक आंखें खोलता है और बोलता है, कौन है? उसके सामने कब पता नहीं चला एक ब्लैक फिगर खड़ा था। काले कपड़े वाला आदमी हंसी के साथ बोलता है, हाँ हाँ पुराने दोस्त, कितने सालों बाद मिले हैं, पहचाना मुझे? फैन यीजुए तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर पहले उलझन होती है, फिर वो बोलता है, सिर्फ तुम अकेला आए हो? काले कपड़े वाला आदमी घमंड से बोलता है, मैं अकेला आया हूं, क्या ये काफी नहीं? फैन यीजुए भौहें चढ़ाकर बोलता है, काफी नहीं, तुमने युनचे की स्ट्रेंथ को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है। वो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खौफनाक है। बातें करते करते फैन यीजुए की नजर उस आदमी की उंगलियों में चमक रही 3 पर्पल स्पेशल रिंग्स पर पड़ती है। उसका चेहरा तुरंत खिल उठता है और वो खुशी से बोलता है, क्या तुम वो चीजें भी साथ लाए हो? काले कपड़े वाला आदमी सिर उठाकर जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा, ये ग्रैंड सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है। इस बार युनचे हम सबका एक ही दुश्मन है, उसे इस दुनिया से मिटाना ही होगा। अगर उसने आने की हिम्मत की तो मैं यकीन दिलाता हूं कि वो वापस नहीं जा पाएगा और उसकी कब्र यहीं बनेगी। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।